हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग ये जो बुक है ना क्लास 10th की, ये खत्म करने वाले हैं। जो प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है और ये पूरा क्लास 10th के मैथ्स का बुक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सुनो जरूरी बात कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये क्लास 9th में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, जो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा पढ़े होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सिलेबस में था ही नहीं। तो उन बच्चों को और बाकी सारे बच्चों को जो थोड़ा भूल भी गए हैं, उनको मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कराता हूँ कि आखिर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है ना तुमसे बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ईजी चैप्टर है और इसमें से जो क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में, अगर तुमने वो छोड़ दिया तो समझ लो तुमने बहुत ईजी क्वेश्चन छोड़ दिए। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, इससे पूरे के पूरे नंबर तुम्हारे एग्जाम में आने चाहिए। तो चलो सबसे पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें जो चीज़ें दी हुई है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के होने का कितना परसेंट चांस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कल बारिश होने की 10% चांस है, ऐसा गूगल में दिखाया। तो वो जो 10% है ना, वही उसकी प्रोबेबिलिटी है। उसी को हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में या फिर डेसिमल के फॉर्म में या फिर परसेंटेज के फॉर्म में कहते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि कल मैं स्कूल जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, 50-50 ये चांस। 50-50 का क्या मतलब होता है कि 50% जा सकता हूँ, 50% नहीं जा सकता हूँ। तो इसको ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि जाने का चांस भी 50% है और नहीं जाने का चांस भी 50% है। तो यहाँ पर कोई भी काम को करना या नहीं करना, या फिर मतलब जो कोई भी काम होता है ना, उसे तुम अब क्लास 10th में जब आ गए तो अब इसको तुम कहोगे इवेंट। ये इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी काम को करने की जो, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया एग्जाम्पल के लिए, तुम स्कूल जा रहे हो वो एक इवेंट है, स्कूल नहीं जाना एक इवेंट है ना, कल बारिश का होना एक इवेंट है। तो उसको हम इवेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इवेंट जो वर्ड देखोगे तो इवेंट का मतलब यहाँ शादी ब्याह वाला इवेंट नहीं है। ये सारी चीज़ों को, हर एक काम को जिसकी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं उसे इवेंट कहा जाता है और उसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ई यहाँ पर देखना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ई का मतलब हर बार ई क्यों आ रहा है। ई का मतलब कि जो भी तुम काम करने वाले हो उसको यहाँ पर तुम समझ लो ई से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। अब क्या होता है, कभी भी ना कोई भी काम को करना और नहीं करना, अगर दोनों प्रोबेबिलिटी को तुम प्लस कर दो तो हमेशा 1 आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तुम कल स्कूल जाओगे इसका चांस है हाफ, आधा चांस है। तुम कल स्कूल नहीं जाओगे इसका भी आधा चांस है। 50-50 को देखो, 50% का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो आधा और आधा होता है, हाफ और हाफ होता है। तो अगर तुम स्कूल जाओगे तो 50% चांस है, नहीं जाने का भी 50% चांस है, यानी कि हाफ और हाफ है दोनों का। दोनों को तुम प्लस करोगे तो कितना आता है आंसर, आधा और आधा, यानी कि हाफ और हाफ को प्लस करने पर हमेशा 1 आता है। तो कभी भी ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर तुम याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक काम के होने का चांस प्लस उसी काम के नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों को अगर हम प्लस कर दें, नहीं होने को भी और होने को भी, तो इनका सम हमेशा 1 आता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, तुम लोगों को मैं बुक में दिखाता हूँ, कहीं पर तुम्हारी बुक में दिया होगा। जैसे कि ये दिया हुआ देखो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, प्रोबेबल पी और ई लिखा हुआ है ब्रैकेट में ना, इसका मतलब है कि वो काम हो सकता है। और यहाँ पर ई के ऊपर जो ऐसे बार बना हुआ है, एक छोटी सी लाइन बनी हुई दिख रही है ना, इसका मतलब कि वो काम नहीं होगा। नॉट वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अगर करना रहे तो। अदरवाइज तुम लोग लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम इसको रटो ऐसे ही लिखो, तुम यहाँ पर नॉट करके भी लिख सकते हो। ठीक है। तो जब कभी भी कोई काम हो और ना हो, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो दोनों का जो सम निकल करके आता है वो हमेशा 1 आता है। तो इससे एक छोटा सा फॉर्मूला भी बन जाता है। मान लो तुम्हें दिया हो कि कोई भी काम का चांस दिया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे कल स्कूल जाने का चांस 50% है, तो स्कूल नहीं जाने का चांस कितना परसेंट है वो जानने के लिए 1 में से 50% को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास 50% ही आ जाएगा आंसर। यानी कि नॉट इवेंट का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बोले तो इस फॉर्मूला में अगर हमें नॉट का वैल्यू दिया हुआ हो तो हम इवेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, इवेंट का दिया हो तो नॉट वाले का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ओके, मुझे उम्मीद है यहाँ पर तुम लोगों को एकदम ईजी लैंग्वेज में इतना चीज़ें समझ में आ रही होंगी। शुरुआत की चीज़ें एकदम मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, आगे हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एकदम तुम लोग बच्चों की तरह समझो। उसी तरीके से जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अगर तुमने 1 2 3 4 5 ये 5 यहाँ पर बना लिए ना, तो इस चैप्टर का बेस तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं जो तुमने क्लास 8th वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर में नहीं पढ़ी थी। बाकी तुम लोग 8th में भी पढ़े हो प्रोबेबिलिटी, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी के बारे में सुने ही होगे। लेकिन जो 1 से 5 तक क्वेश्चन है इनको तुम ध्यान से समझ लो, क्योंकि इससे तुम्हें 10th का प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा। तो ये 1 हो गया, पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा वाला में बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन,
यानी कि कोई काम जो होने वाला है ये नहीं है। जैसे तुम लोग अभी 10th में हो, अगले साल मैं बोलूँगा कि तुम अगले साल कॉलेज जाने वाले हो, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। 10th के बाद कॉलेज कौन जाता है? पहले 11th 12th पढ़ना पड़ेगा, तब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कोई काम जो नहीं होने वाला है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती है, लेकिन मैथ के लैंग्वेज में हमेशा वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है, तो उसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारे कॉलेज नहीं जाने की जो प्रोबेबिलिटी है अगले साल वो ज़ीरो है। समझ में आ गया? और इस टाइप के काम को, इस टाइप के इवेंट को ना हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो हो ही नहीं सकता उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट लिख दोगे। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? उसी टाइप से तीसरा वाला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो एकदम कन्फर्म है, होबे करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम अगले साल क्लास 11th में जाबे करोगे, जाओगे ना? भरोसा कर लूँ ना तुम लोग के ऊपर, गड़बड़ घोटाला तो नहीं ना है? कमेंट करके बता देना कि नहीं सर इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, 11th में जा भी सकते हैं और अटक भी सकते हैं, तो बता देना ऐसे बच्चे ईमानदारी से। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी जो कन्फर्म एकदम है कि होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी कि भैया वो एकदम कन्फर्म है। इससे ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, भी ध्यान रखना। जो प्रोबेबिलिटी होता है ना वो मैक्सिमम 1 होता है, उससे ऊपर का कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को कहा जाता है कि वो श्योर इवेंट है, या फिर सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है। तुम जो लिखना चाहो, मैं श्योर इवेंट कहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने श्योर इवेंट लिख दिया, तुम बुक में देख लेना क्या लिखा हुआ है वो लिख देना यहाँ पर, कि जो एकदम कन्फर्म होगा उसको हम श्योर इवेंट कहेंगे। फोर्थ वाला है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई भी काम हो रहा है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम किसी डाइस को फेंको तो 1 आने का चांस कितना है भाई? तो 1/6 है। 2 आने का चांस कितना है? तो वो हमारा 2/6 है ना? तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी अगर एक काम हो रहा है तो उसके जितने भी एलिमेंट्री का मतलब होता है उसमें जो भी छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम उसके प्रोबेबिलिटी को बांट दें तो उन सभी का अगर हम सम करेंगे ना तो भी हमारा 1 ही आता है। मैंने तुम्हें बताया ना कि कोई भी चीज़ एकदम अगर कंप्लीट हो रहा हो तो अगर वो श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बस इतना ही इसको समझ लो। फिर अगला वाला है फिफ्थ वाला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक। अब इसका क्या मतलब हुआ ये समझ लो अच्छे से। एक जरूरी फॉर्मूला तुम्हारे बुक में दिया है जिससे एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन भी आते हैं। मैं तुमको दिखाता हूँ वो फॉर्मूला कहाँ गया, कहाँ चला गया रे, गायब कहाँ हो गया? हाँ ये रहा, ये देखो। ये वाला जो फॉर्मूला है ना बहुत ज़्यादा काम का फॉर्मूला है कि देखो भाई जो प्रोबेबिलिटी होता है ना वो 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि एकदम नहीं होगा। अगर कोई काम होने वाला है ये नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो उसका हमारा प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। और एकदम कन्फर्म है कि वो काम होबेज करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। और अगर उसके बीच का चांस है जिसको हम बोलते हैं 50-50 हो जाएगा, या हो सकता है 10% चांस है या 20% चांस है, तो वो सभी 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई भी हमारा जो इवेंट होता है वो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होता है, यानी कि या तो 0 होगा इवेंट, होबेज नहीं करेगा, या तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि डेसिमल में उसके चांसेस होंगे। और उसी तरीके से कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है, इवेंट जो होता है वो हमारा 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है, या तो 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल होने का मतलब कि वो काम कन्फर्म में होगा, और 1 से छोटा होने का मतलब कि उसके कुछ चांसेस हैं 10%, 20%, 30%, इस तरीके से 1/4, 1/5, इस तरीके से जो चांसेस होती हैं। तो ये है कि 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर वही हमसे पूछा गया था इस वाले क्वेश्चन में, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर होता है और इक्वल होता है किसके? 0 के। 0 से ग्रेटर होगा या तो 0 के बराबर होगा, और लेस देन और इक्वल टू यानी कि किससे छोटा होता है? तो 1 से छोटा होता है या तो 1 के बराबर होता है। तो 0 और 1 के बीच में होता है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्लास 10th का जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिल इन द ब्लैंक से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास और उससे भी डिटेल में समझते हैं। सो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें एक नया टर्म तुम देखोगे लिखा हुआ, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन कीजिए। इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब होता है? अगर तुम प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में पूछो तो सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी काम के होने के अगर इक्वल चांसेस हैं तो इसको कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो तुमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने से या तो तुम्हारा हेड आएगा या तो तुम्हारा टेल आएगा। हेड के आने का भी 50% चांस है, टेल के आने का भी 50% चांस है, तो उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। या जैसे तुमने मान लो पासे को फेंका, डाइस को तुमने फेंका, रोल किया, तो 1 आने का कितना चांस है? तो 1/6 है।
क्योंकि हम लोग देखो जो प्रोबेबिलिटी होता है, चांस होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। डिनोमिनेटर में जो टोटल हमारे पास चांसेस हैं वो लिखते हैं, और ऊपर में हमारे पास जितना बार 1 आ सकता है वो लिखते हैं। तो भाई पासे को फेंकने पर टोटल 6 चांसेस हैं, यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इस तरीके से टोटल उसके 6 फेसेस हैं, तो 6 चीज़ें आ सकती है। तो नीचे में 6 लिखा जाता है और ऊपर में हम 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 एक ही बार आ सकता है, तो 1/6 जो होगा वो 1 आने का चांस होगा। वैसे 2 आने का कितना चांस होगा, तो 2 आने का भी 1/6 ही चांस होगा, क्योंकि नीचे में 6 लिखेंगे, टोटल 6 चांसेस हैं, और 2 भी हमारा एक ही बार आ सकता है, तो ऊपर में 1 लिखा जाएगा। वैसे 3 आने का कितना चांस है, तो वो भी 1/6 है। तो जो भी हमारे पास ऐसे आउटकम्स जो बराबर बराबर आ सकते हैं, उनको ही कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इज दैट क्लियर? अब हम लोग चेक करते हैं कि इन चारों में से कौन से जो आउटकम्स हैं वो हमारे इक्वली लाइकली हैं। जैसे पहला वाला, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करना चाहता है, तो द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो कार या तो स्टार्ट होगा या तो स्टार्ट नहीं होगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इक्वली लाइटली है, 50-50 चांस है, लेकिन ऐसा थोड़ी है भैया। कार स्टार्ट और ना हो स्टार्ट होने के लिए कई सारी चीज़ों का वहाँ पर फैक्टर्स होते हैं ना। हो सकता है कि उसमें पेट्रोल कम हो, पेट्रोल कम होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा। हो सकता है ठंड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उसका बैटरी ख़राब हो, तो कई चांसेस हैं कि उसका स्टार्ट नहीं होगा। और बहुत सारे चांसेस है कि वो स्टार्ट हो जाएगा, पेट्रोल भरा हुआ है, बैटरी एकदम मस्त है कार का, कार एकदम नया नया है। तो ये इक्वली लाइटली आउटकम्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो दोनों यहाँ पर हमारे 50-50 चांस नहीं है ऐसा कि एकदम होगा ही या नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर हमारा ये इक्वली लाइटली आउटकम्स नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से दूसरा वाला भी है कि प्लेयर जो है अटेम्प्ट करता है शूट अ बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की ट्राई करता है, तो ही और शी जो होंगे वो शूट करेंगे या मिस करेंगे शॉट को। तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है प्लेयर ने मेहनत किया हो अच्छे से, तो वो एकदम एक ही बार में शूट कर दे। हो सकता है लेज़ी हो एकदम, कभी प्लेयर खेलबे ना किया हो तो शूटे ना कर पाए। हो सकता है कि पहले प्रैक्टिस किया हो बहुत बार, लेकिन अभी हाथ दर्द दे रहा हो तो वो टारगेट मिस कर दे। तो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर ये निर्भर करता है, तो ये भी कन्फर्म नहीं है ना। तो इसीलिए इसको भी हम लोग इक्वली लाइटली आउटकम्स नहीं कहेंगे। इक्वली लाइटली मतलब कि एकदम कन्फर्म हो कि वो एकदम सभी में इक्वल इक्वल होने वाला चांस है। जैसे कि थर्ड वाले देखो, एकदम ये कन्फर्म है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जिसका हम लोगों को आंसर करना है ट्रू या फिर फॉल्स। तो या तो हम ट्रू करेंगे या तो हम फॉल्स करेंगे, और तो कोई हमारे पास फैक्टर है ये नहीं है तीसरा, और तो कोई तीसरा चीज़ हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, यानी कि जो आंसर हमारा या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, कन्फर्म सी बात है। तो इसे ही कहा जाता है इक्वली लाइटली आउटकम्स। और ये जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ कहा गया है कि एक बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, यानी कि अगर बच्चा होता है तो या तो वो एक बेबी बॉय होगा या तो एक बेबी गर्ल होगा। तो यहाँ पर ये भी जो हमारा आउटकम है, यानी इस टाइप के भी जो इवेंट हैं, ये भी हमारे इक्वली लाइटली आउटकम्स कहलाते हैं। इज़ दैट क्लियर? बाकी इस टाइप के क्वेश्चन देखना फ्यूचर में गायब हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बेबी बॉय और बेबी गर्ल कहने के अलावा ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, और फिर लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को जेंडर बायस्ड कहने लगते हैं। तो मुझे पता है कि फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन गायब होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के पहला दूसरा वाला तो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, लेकिन तीसरा और चौथा वाला हमारा इक्वली लाइकली और आउटकम्स वाला है। अब उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से इक्वली लाइटली वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। यानी कि फुटबॉल गेम हो, क्रिकेट गेम हो या कोई भी गेम हो, हम लोग को वो टॉस करते हैं ना, तो टॉस करने के लिए हम कॉइन का ही यूज़ क्यों करते हैं? तो कॉइन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों हमारे इक्वल इक्वल चांसेस होते हैं आने के, और ये हमारा एक इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो कभी भी टॉस करने के लिए इक्वली लाइकली आउटकम्स का यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम वहाँ पर कॉइन का यूज़ करते हैं। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा तो बेसिक क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, यहाँ पर से क्वेश्चन तुम्हारे MCQs में पूछे जा सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो ये पहला वाला अच्छे से याद रखना। अब आज जो चौथा वाला क्वेश्चन है इसके पास, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगा। तो ये कैसे पता करेंगे? ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो हमारा 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि अगर नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, और अगर होना कन्फर्म है, श्योर इवेंट है, तो 1 हो जाएगा। और बाकी जो हमारा होता है कि 50-50 चांस है या 1 पॉइंट चांस है, कुछ भी जो हम लोग चांसेस जिसको बोलते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो वो हमारा 0 और 1 के बीच में आता है। अब इन चारों ऑप्शन में तुम देखो, जो ऑप्शन नंबर डी है ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। हमसे पूछा है कि कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो 0.7 तो भैया 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये तो हो सकता है हमारा, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। 15% भी हमारा
15 डिवाइड बाई 100 करो तो हमारे पास 0.15 हो जाता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये भी आ जा रहा है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद अगर तुम 2 डिवाइड बाई 3 को डिवाइड करोगे तो ये भी हमारा 0 पॉइंट कुछ निकल करके आएगा, यानी कि बोले तो ये डेसिमल में आएगा और ये 0 और 1 के बीच में ही निकल करके आएगा। तो ए, सी और डी जो है वो 0 और 1 के बीच वाले नंबर है, इसलिए उनका तो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। लेकिन हमारे पास जो ये 1.5 लिख दिया है, पहले तो 1 से ग्रेटर है, 1 क्या 0 से छोटा है, निगेटिव वाला नंबर है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं होता है पहली चीज़। या अगर ये प्लस में 1.5 दिए रहता, निगेटिव में नहीं भी दिए रहता तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा 1 से ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो हमारा 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी हम उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट कहते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो खत्म हो रहा है। अब यहाँ से तुम सीखने वाले हो बहुत तगड़ा चीज़, जो पांचवा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के सभी क्वेश्चन में, और ये मैं तुम्हें कॉपी में सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसमें कहा गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है इक्वल टू 0.05 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि अगर हमारा किसी भी काम को करने का जो चांस है वो 0.05 है, तो उसी काम को नहीं करने का जो चांस होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा। तो इसको करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना तुम लोगों को शुरू में ही इस वीडियो के, बस वही फॉर्मूला लगा करके तुम नॉट वाला ही निकाल लोगे। और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा करके, तो ये तुम लोगों से बनना चाहिए। चलो कॉपी में सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं नोट्स बनाने शुरू कर चुका हूँ। 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को हमने बुक में ही एक्सप्लेन कर दिया है, और ये जो मैं नोट्स बनाऊंगा ना ये तुम लोग ऑफिशियल एमडी सर वाले टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने नीचे में एक लिंक दिया हुआ है एक पेज का, वहाँ से जाकर के तुम सारे चैप्टर्स के नोट इकट्ठा डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी एक बार तुम्हें लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, और अगर तुमने लॉगिन पहले ही कर लिया होगा तो तुम डायरेक्ट जाकर के वहाँ से कोई भी चैप्टर का कोई भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल हो, या फिर तुम्हारे जो मेरे हैंड रिटेन जो तुम लोगों के लिए मैंने फॉर्मूला शीट बनाया है वो भी तुम डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर फ्री में। तो हम लोग शुरू करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन से। हमसे कहा गया है कि भाई हमें नॉट वाले का वैल्यू बताना है। हम क्या जानते हैं, हम सिंपल से इस चीज़ को लिखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट होता है। नॉट अ इवेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना कि जो ई है उसके ऊपर ऐसे एक बार बना दिया जाता है, बाकी तुम नॉट ई भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 1 होता है। हमसे कहा गया है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो हमारे पास 0.5 है, इसका वैल्यू बताइए। तो इसके बदले में तुम 0.5 लिख दो, प्लस में तुम्हारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इक्वल के उस साइड में 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 0.5 को तो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 0.5 नहीं है, सॉरी 0.05 है ना, 0.05 दिया हुआ है, तो 0 में हम 0.5 ऐसे लिख देंगे। जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 0.95। बोलोगे सर कैसे 95 आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो तुम लोगों को मैंने डेसिमल में माइनस करना क्लास 6 में सिखाया है। देखो बेटा यहाँ पर 1 है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम 1 लिख करके ना डेसिमल के बाद 2 जीरो ऐसे लिखते हैं, और फिर नीचे जा करके 0.05 लिखते हैं, तब इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा सही आंसर आएगा। अगर तुमने यहीं पर 1 से 5 माइनस करके यानी गड़बड़ कर दिया, डेसिमल में अगर माइनस करके नहीं जाना तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चीज़ तो आता ही होगा। तो ये तुम लोग सब्ट्रैक्ट करके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है वो निकाल लोगे 0.95। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को। तो देखो जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि बैग के अंदर जो है ना लेमन फ्लेवर कैंडीज़ रखे हुए हैं। मालिनी नाम की एक गर्ल है, वो उसमें बैग में से एक कैंडी निकालती है बिना उस बैग में देखे। तो हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने जो निकाला है उस बैग में से वो एक ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी हो, और दूसरा हमसे पूछा है कि वो एक लेमन फ्लेवर का कैंडी हो। तो मेरे भाई ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी तो उस बैग में है ही नहीं, वहाँ पर केवल लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है। तो ऑरेंज फ्लेवर के कैंडी के निकलने वाला जो इवेंट है वो तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। मैं लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखना है, चिंता ना करो, एक इसका स्टेटमेंट बना देंगे छोटा सा। और दूसरा वाला भी जो हमारा है ये भी बहुत ईजी है कि लेमन फ्लेवर वाला कैंडी निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो जब वो हाथ डाल करके उसमें से कैंडी निकालेगी उस बैग में से, चाहे वो देखे ना देखे, बिना देखे खा ले पूरे कैंडीज़ को, तो भी उसको तो लेमन फ्लेवर का कैंडी मिलेगा ना, उसको दूसरा कैंडी तो उसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर के कैंडी है। तो ये एकदम श्योर इवेंट है, यानी कि जब भी हाथ डालेगी उसको लेमन फ्लेवर का कैंडी मिलेगा, कुछ और मिल ही नहीं सकता। तो ये श्योर इवेंट है, और जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका 0 और इसका 1 हो जाएगा। समझ में आया क्यों होगा? अब इसे लिखना कैसे, चलो वो समझाता हूँ कॉपी में।
तो देखो इस तरीके से तुम लिखोगे एग्जाम में अगर आएगा तो कि टोटल नंबर ऑफ जो कैंडीज़ है वो 100 है, जिसमें से ऑरेंज फ्लेवर वाले हमारे 0 हैं और लेमन फ्लेवर वाले पूरे के पूरे 100 हैं। तो ऑरेंज फ्लेवर के आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लिखने का ये तरीका होता है कि हम बाहर में कैपिटल पी लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं कि जिस चीज़ का हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है वो वाला। तो ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी जो प्रोबेबिलिटी है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि नीचे में तुम टोटल नंबर ऑफ कैंडी लिख दो तो वो 100 हो जाएगा, और ऊपर में तुम 0 लिख दो क्योंकि भैया लेमन ऑरेंज वाला तो है ही नहीं हमारे पास, तो 0 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0 हो जाएगा। तुम इसको को लिख भी सकते हो कि इक्वल टू इम्पॉसिबल इवेंट। ये हमारा एक इम्पॉसिबल वाला इवेंट है, ठीक है, यानी कि ये आबिच नहीं करेगा ऑरेंज फ्लेवर वहाँ पर से। उसी तरीके से जो सेकंड वाला है हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऐसे फिर से पी लिखो और फिर यहाँ पर लिखो ब्रैकेट के अंदर गेटिंग हमारे पास लेमन फ्लेवर। तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें भी पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख दो, इतना काम हो जाएगा। तो लेमन फ्लेवर कैंडी आने का चांस कितना है, तो टोटल हमारे पास नीचे में 100 हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडी 100 है और उसमें से लेमन वाले भी 100 ही हैं, तो 100 डिवाइड बाई 100 यानी कि 1 आ जाएगा, और इसे कहा जाता है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट में हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा 1 आता है। तो इस तरीके से 6th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन के पास। सो 7th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। यानी कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें से ये बोला गया है कि 2 बच्चों का जो बर्थडे होगा वो सेम डे में ना हो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना ये इतनी है कि उनका बर्थडे सेम दिन पे नहीं होगा, अलग अलग होगा, ऐसा कहा गया है। अब हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो बताइए ये कितनी चांसेस है कि 2 स्टूडेंट का सेम डे में बर्थडे हो। पिछले बार ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम 5th वाले से कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू दिया था, हमसे बोला था नॉट वाले का वैल्यू बताइए। इसमें भी वही काम कर रहा है, हमसे बोला गया है कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे नहीं होने का चांस है इतना, और होने का चांस कितना होगा ये बताइए। यानी कि हम लोगों को इस बार नॉट का वैल्यू दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाले का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, बस जो 5th वाले में फॉर्मूला यूज़ किए थे वही यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो इस तरीके से लिख लो कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी में मैं यहाँ पर देखना क्या लिख दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी लिख दिया हूँ। वाह बेटा ये मत लिखना है, गलत स्पेलिंग है, मैं अपने ही आपका नंबर काट देता हूँ। यहाँ पर 1 नंबर कट गया मेरा, चलो मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो उसको। ये मेन चीज़ ये देखो कि नॉट हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसका मतलब कि पी और हमारे पास जो इवेंट है वो नॉट वाला निगेटिव वाला इवेंट है, तो ऊपर में ऐसे डैश कर दो, यानी इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.992। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते ही हैं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा वो निकालने के लिए हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को। यही होता है ना, इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 1 लिखो, फिर इसको उधर ट्रांसफर करना ही पड़ता है, यानी कि नॉट वाले को। जैसे पिछले बार मैंने जो किया था 5th वाले में, ऐसे डिटेल में लिख दिया था फॉर्मूला कि दोनों को प्लस करके इक्वल टू 1 करो, फिर इसको इधर ट्रांसफर करो। वही काम हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ट्रांसफर पहले कर दिया है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल करके आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस में से 0.992, और फिर से ध्यान रखना कि डायरेक्ट ये माइनस नहीं होगा, हम इसे 1.000 लिखेंगे और उसमें से फिर नीचे में माइनस करेंगे 0.992 को। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल करके आएगा वो आ जाएगा 0.008, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आता है ना बेटा ये लो माइनस करना, अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे माइनस करना रहता है, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है 10th में हो तो ये तो आता ही होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा 7th वाला भी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने शुरू में डिटेल में समझा दिया। और हाँ, इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ भाई, प्रोबेबिलिटी ये है इसकी सही स्पेलिंग, मैं का लिखते रहता हूँ हड़बड़िया में। चलो जो अगला क्वेश्चन है 8th नंबर वाला वो सॉल्व करते हैं। चलो तो फाइनली अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका हम लोगों को सॉल्व करने की आदत है, यानी कि थोड़ा सा फ्रैक्शन और रिएक्शन वाला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। टोटल कितने बॉल हो गए ये दिमाग में रखो सबसे पहले, 3 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, यानी मिला करके टोटल 8 बॉल्स हो गए ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक बॉल हम लोग अगर निकालते हैं बैग से, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल हमने निकाला है वो हमारा रेड है, और रेड के नहीं होने का चांस कितना ये भी पूछा है। तो भैया एक तो रेड हमसे पूछा है कि रेड के होने का चांस कितना है, और एक रेड नहीं होने का भी चांस पूछा है। दोनों को मैं सॉल्व करने का ना, इसका 2 तरीका है, नॉट रेड का 2 तरीका है, मैं तुमको दोनों तरीके समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 हो जाएगा। अब जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है उसको सिंपली निकाल दो। हमसे पहले वाले में बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी होगा जब हम बॉल निकाल लें तो गेटिंग अ रेड बॉल, हमें एक रेड बॉल मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों से बोली गई थी कितनी होगी। तो ये निकालने के लिए
हम क्या करेंगे, नीचे में टोटल नंबर ऑफ बॉल लिखेंगे जो कि 8 है, और हमारे पास रेड बॉल कितने हैं भाई, तो रेड 3 है, तो ऊपर में 3 लिखेंगे। तो इसका बस इतना ही आंसर हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका समझो। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, हमको अगर बॉल ना मिले रेड वाला तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी है। तो ये निकालने के दो मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड जो तुमने अभी यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 7 में, कि भाई किसी भी चीज़ के होने का अगर इतना चांस है तो नहीं होने का कितना चांस है, ये जानने के लिए हम 1 में से इस वाले को माइनस कर देंगे। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है ना, कि ये हमारा नॉट वाला है और ये वाला हमारा होने वाला चांस है, कि ये ई वाला है और ये ई डैश वाला है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब यहाँ पर से हम लोग जानते ही हैं कि दोनों को अगर प्लस करें तो इक्वल टू 1 आता है। तो नॉट वाला निकालने के लिए 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, माइनस में ऊपर का 3 आ जाएगा और डिवाइड बाई में 8 हो गया, तो इक्वल टू तुम्हारा 5 डिवाइड बाई में 8 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। और इसी का सेकेंड मेथड क्या है भाई, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दोनों सही है, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई गलत है, दोनों सही है। हम लोगों से कहा गया नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, यानी एक रेड बॉल नहीं मिलने की जो चांस है वो कितनी है। तो ये जानने के लिए हम ये पता कर लें अगर कि भाई अगर रेड बॉल नहीं मिलेगा तो उसे कौन सा बॉल मिलेगा, जाहिर सी बात है उसे ब्लैक बॉल मिलेगा। तो अगर हमारा ब्लैक बॉल निकलने का हम चांस पता कर लें कि ब्लैक बॉल निकलने का कितना चांस है, तो वही चांस हो जाएगा रेड बॉल नहीं मिलने का, नहीं निकलने का। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। यानी कि तुम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल निकाल दो कि ब्लैक वाला बॉल निकलने का कितना चांस है। अगर हम ये निकाल दें तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि रेड बॉल निकलने का कितना चांस नहीं है। तो ब्लैक बॉल निकलने का कितना चांस है, नीचे में 8 लिखो, टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 है और ब्लैक बॉल हमारे पास 5 है, तो ऊपर में 5 लिख दो, तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें दोनों मेथड ये क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। ये सब याद रखना, ये सब आगे चल करके नॉट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, घुमा घुमा करके उसमें काम आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ा जाए। सो 9th वाले क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई, थोड़ा सा को फोकस कर देता हूँ कैमरा में, तब तुम्हें दिखेगा। हाँ, अब दिख रहा होगा। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, एक बॉक्स है उसमें मार्बल्स रखे हुए हैं, रेड कलर के 5 हैं और वाइट कलर के 8 मार्बल्स हैं और ग्रीन कलर के 4 मार्बल्स हैं। अगर हम 1 मार्बल उसमें से निकाल लें उस बॉक्स में से, तो बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मार्बल हमने बाहर निकाला है वो हमारा रेड हो, वो हमारा वाइट हो, या फिर वो ग्रीन नहीं हो। ग्रीन नहीं हो लिखा है, नॉट ग्रीन। रेड वाला और वाइट वाला होने के चांस कितना है, ये फटाफट निकल जाएगा। नॉट ग्रीन का कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया वही यहाँ पर यूज़ होगा। कैसे होगा चलो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास रेड मार्बल 5 है, वाइट 8 है, ग्रीन 4 है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे 17 मार्बल्स हो गए। अब जो पहला हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है उसमें बोला गया है गेटिंग अ रेड मार्बल, यानी कि हम निकालें तो हमें एक रेड मार्बल मिल जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, गेटिंग अ रेड। देखो इस टाइप से ना मैं बार बार डिटेल में लिख रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में भी एकदम ऐसे डिटेल में लिखना, बता दे रहा हूँ मैं। बाकी मैं तुम लोगों के यहाँ पर आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें बार बार इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट में बस मैं रेड लिख दूंगा, तो तुम समझ जाना कि यहाँ पर हमें ये भी चीज़ लिखना है एग्जाम में। तो रेड वाले मार्बल के आने का कितना चांस है भाई, तो नीचे में टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17 हो जाएगा और ऊपर में हमारे पास रेड वाले कितने मार्बल हैं, तो 5 है, तो ऊपर में 5 हो जाएगा। उसी तरीके से जो सेकंड वाला है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल के कितने चांसेस हैं, तो मैं शॉर्टकट में बस यहाँ पर वाइट लिख देता हूँ, तो समझ जाओ कि क्या लिखना है, बाकी चीज़ें ये भी लिखनी पड़ेंगी। तो वाइट वाले मार्बल के आने की चांस कितनी है, तो नीचे में 17 है टोटल और वाइट वाले हमारे पास 8 हैं, तो ऊपर में 8 हो जाएगा। अब जो थर्ड वाला है वो इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाले में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन, यानी कि ग्रीन वाले के नहीं आने का कितना चांस है ये बताइए। तो ग्रीन वाले के नहीं आने का चांस उतना ही है जितना इन दोनों के आने का चांस है। समझ में आया। जैसे पिछले बार मैंने तुम्हें दो मेथड बताया था ना कि भाई हमारे पास रेड वाले के नहीं आने का चांस उतना ही है, रेड वाले के नहीं आने का चांस उतना ही है जितना ब्लैक वाले के आने का चांस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या फिर तुम 1 में से माइनस कर दो रेड वाले के आने का चांस निकाल करके, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पर तुम जो मेथड यूज़ करना चाहो कर सकते हो। मैं पहले ही वाला यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं ये पता करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, यानी कि ग्रीन के आने का चांस कितना है बच्चों, तो ग्रीन हमारा 4 है, तो ऊपर में 4 और नीचे में 17 लिख देंगे। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन मार्बल, यानी कि हमारा ग्रीन वाला मार्बल ना निकल करके आए, इसके कितने चांसेस हैं। तो इसके लिए हम 1 में से
इस 4 डिवाइड बाई 17 को माइनस कर देंगे, यानी कि ग्रीन वाले के आने के चांस जितना है उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो ये 17 1 जा 17 हो जाएगा, माइनस में 4 है, डिवाइड बाई में 17 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 बाई में 17 आ जाएगा। और वही चीज़ तुम इनको प्लस करके भी निकाल सकते थे, यानी कि रेड मार्बल और वाइट मार्बल के आने के कितने चांसेस हैं, दोनों मिला करके देखो तो 5 और 8 तुम्हारा 13 होता है, यानी कि 13 डिवाइड बाई 17 हमारा रेड और वाइट वाले आने का चांस है। तो ग्रीन वाले आने का नहीं जो चांस होगा वो उतना ही होगा, यानी कि 13 बाई 17 ही होगा। तो वैसे भी निकाला जा सकता है। तो दोनों तरीके कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैंने समझा दिया, तुम्हें जो ईजी लगा, जो कॉन्सेप्ट ईजी लगा वो यूज़ करके सॉल्व कर लो बाकी क्वेश्चंस। चलो 9th वाला कंप्लीट हो गया, जो 10th वाला है उसे बनाते हैं। ओके 10th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि पिग्गी अच्छी हाँ, तो पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक में कंटेन है 150 पैसे के कॉइन्स, ठीक है। एक मतलब कि जानते हो ना गुल्लक जिसको कहते हैं, उसी को इंग्लिश में अंग्रेज लोग पिग्गी बैंक नहीं पता क्यों बोलते हैं। तो पिग्गी बैंक में जो है ना हमारे पास 150 पैसे के कॉइन्स हैं, और उसके अलावा 1 रुपये के 50 कॉइन्स हैं। फिर हमारे पास 2 रुपया के 20 कॉइन्स हैं, और 5 रुपये के भी हमारे पास 10 कॉइन्स, यहाँ पर देखो 10 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे उसके अंदर कॉइन्स भरे पड़े हैं। अब ये कहा गया कि इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि ये इक्वली लाइकली है कि अगर हम लोग उस पिग्गी बैंक को उल्टा करें ना तो हमारे पास फॉल आउट एक कॉइन जो है वो निकल करके बाहर आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कॉइन, तो बताइए कि कितने चांसेस हैं कि वो जो हमारा कॉइन निकलेगा वो एक 50 पैसे का कॉइन होगा, पहला तो ये पूछा है। या दूसरा बोला है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, यानी कि 5 रुपी का कॉइन नहीं होगा, ये भी पूछा है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, चलो कॉपी में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने टोटल कॉइन्स लिख लिया है कि 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपया के 50 कॉइन है, 2 रुपये के 20 कॉइन है, और 5 रुपये के हमारे पास 10 कॉइन है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितना है हमारे पास। टोटल कितने कॉइन्स हो गए, काउंट करो इसको, 150, 20 और 10 हो जाएगा 80, तो 180 आ गया कि टोटल उस पिग्गी बैंक के अंदर 180 कॉइन्स हैं। अब जो पहला चीज़ पूछा है वो तो सिंपल है कि आपको ये बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी विल बी अ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। यानी कि मैं शॉर्टकट में यहाँ पर 50 पैसा कॉइन लिख देता हूँ ऐसे कि 50 पैसे के कॉइन के निकलने का जो चांस होगा वो कितना होगा। तो नीचे में 180 लिखो, और 50 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन है, 100 कॉइन्स हैं, तो ऊपर में 100 लिख दो। पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, उसके बाद हमारे पास ये दोनों भी कट हो रहे हैं। जैसे 10 डिवाइड बाई अगर मैं 18 लिखूँ तो अभी भी ये कट हो रहा है 2 के टेबल से, 2 5 जा हो गया, और ये 2 9 जा हो गया। तो 5 डिवाइड बाई 9 जो है ये हमारे चांसेस हैं, यानी कि 9 टाइम में से 5 टाइम हमारा 50 पैसे का कॉइन निकलेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा वाला इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत खतरनाक नहीं है। उसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, यानी 5 रुपी कॉइन नहीं होने का कितना चांसेस है। तो 5 रुपी के नहीं होने का उतना ही चांसेस है जितना 50 पैसे के, 1 रुपया के और 2 रुपया के होने के चांसेस हैं। इन तीनों के जो प्रोबेबिलिटी होंगे वही इसका नॉट वाला प्रोबेबिलिटी होगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को इतना सबको प्लस उलस करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हम दूसरा वाला मेथड यूज़ करें, 1 से माइनस वाला जो मेथड होता है हम वो यूज़ कर लें। तो हम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हम लोग लिखेंगे गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन। हमारा 5 रुपी कॉइन के निकलने का कितना चांस है, तो ये हो जाएगा, नीचे में हमारे पास 180, टोटल 180 कॉइन्स हैं, और ऊपर में हमारा 5 रुपये का कितना कॉइन है, 10 है, तो ऊपर में 10 लिख दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये 1 बाई में 18 हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन, हमारा 5 रुपये के कॉइन नहीं होने का कितना चांस होगा, ये निकालने के लिए सिंपली हम 1 में से माइनस कर देंगे इस वाले को, यानी कि प्रोबेबिलिटी को। तो हमारे पास 18 बन हो जाएगा 18, उसमें से माइनस होगा ये ऊपर वाला 1, नीचे में हमारा 18 एज इट इज उतर जाएगा, तो ये बन जाएगा 17 डिवाइड बाई 18। बाकी अगर तुम इन सभी का भी सम निकालते ना तो देखो हमारा टोटल मिल करके 170 बन जाता, और 170 डिवाइड बाई में 180 करते तो भी तुम्हारा 17 बाई में 18 ही आता। तो सेम ही आंसर आता है दोनों में। तुम्हें अगर ये ईजी लगता हो तो ये कर लो, वो ईजी लगता हो तो वो कर लो। सो 10th नंबर भी इज कंप्लीटेड। चलो 11th वाला जो क्वेश्चन है उसे भी निपटाया जाए। ओके 11th वाले में बोला गया है कि गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ये गोपी है, उसने अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिश खरीदे हैं। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेस एंड 8 फीमेल फिशेस। यानी कि जो शॉपकीपर है ना उसने क्या किया, एक टैंक है, मेरे हिसाब से ये गोपी नहीं, ये वो शॉपकीपर है जिसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। उनके टैंक में 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है, और उन्होंने अपने वो नेट को डाला इसके अंदर और इसमें से एक फिश पकड़ के बाहर निकाला। तो हुआ क्या, हमसे बोल ये रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश
आउट इज़ अ मेल फिश, यानी कि जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो मेल फिश के होने का कितना चांस है। ये तो पिछले वाले से भी इजी पीजी क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तुम उसी तरीके से लिखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही कि मेल फिश हमारे पास 5 है, फीमेल हमारे पास 8 है, टोटल जो फिश हो जाएंगे वो 13 हो जाएंगे। तो मेल वाले फिश के निकलने की कितनी चांसेस है, तो नीचे में लिख दो 13 टोटल नंबर ऑफ फिश और ऊपर में लिख दो 5, यानी कि 5 फिश। बस खत्म हो गई ही इसका आंसर, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। बोला तो कि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ओके तो फाइनली अब कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा मज़ा भी आएगा, नहीं तो बोरिंग बोरिंग से क्वेश्चन थे। इसमें ये कहा गया है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 से लेकर के 8 तक हमारे पास नंबर है। इस तरीके से इसको ऐसे घुमाया जाता है स्पिनिंग को, तो ये एरो कहीं पर रुकता है। ठीक है, तो अब हम लोगों से उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बोला ये गया है कि बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, यानी कि जब इस एरो को हम घुमा यानी इस स्पिन को हम लोग अगर करेंगे, घुमाएंगे, स्पिनिंग करेंगे, तो ये 8 के पास एरो जाकर के रुकेगा, यानी जो स्पिन है वो 8 नंबर जाकर के रुकेगा। इसके कितने चांसेस हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल हमारे 8 नंबर्स हैं और 8 कितने बार दिया हुआ है, केवल एक बार ही दिया हुआ है, इसका मतलब 1/8 हो जाएगा। कैसे लिखना है चलो वो समझाता हूँ, और उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एक करके। तो देखो इसको सबसे पहले तो ये लिख लो कि वहाँ पर टोटल हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है का मतलब एक तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 है। तो हमारे टोटल 8 हमारे पॉसिबल आउटकम्स है कि 8 में से कोई एक नंबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर टोटल जो आउटकम्स लिखेंगे वो 8 लिख देंगे कि 8 चीज़ें हमारे पास वहाँ पर। अब जो नंबर ऑफ 8 है, नंबर ऑफ 8 वो कितने बार है वो बताओ तो मुझे। उसमें उस स्पिनिंग में 8 कितने बार आ रहा है, केवल एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी होगी 8 के आने की, गेटिंग 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल जो आउटकम है नीचे में 8 लिख दो, और 8 हमारा एक बार आ रहा है तो ऊपर में 1 लिख दो। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं इसमें, बस खत्म हो गया इस क्वेश्चन का खेल। उसी टाइप से दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, दूसरे वाले में बोला गया है कि बताइए ऑड नंबर के आने का कितना चांस होगा। तो यहाँ पर तुम ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, जो हमारे ऑड नंबर्स हैं वो टोटल कितने हैं वहाँ पर। तो तुम देखो ये हमारा 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है और 7 एक ऑड नंबर है। तो टोटल 4 हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो हम लोग इक्वल टू 4 लिख देंगे। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड, मैं शॉर्टकट में बस ऑड लिख देता हूँ कि जो ऑड वाले के आने का चांस होगा वो कितना होगा। तो भाई टोटल हमारे पास 8 आउटकम्स हैं पॉसिबल, और उसमें से 4 जो है वो हमारे ऑड वाले के चांसेस हैं, तो ऊपर में 4 लिख दो। बस सिंपली ये दोनों कट हो जाएगा 4 के टेबल से, तो 1/2 आ जाएगा ऑड वाले का चांस। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर वाला नंबर आने का कितना चांस है। तो 2 से ग्रेटर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऐसे नंबर हैं जो 2 से हमारे ग्रेटर हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाले में ऐसे लिखोगे कि नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से हमारे पास जो ग्रेटर हैं वो कितने नंबर्स हैं, तो हमारे पास 6 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से हमारे ग्रेटर्स हैं। तो अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना हो ग्रेटर देन 2 का, तो ग्रेटर देन 2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नीचे में टोटल 8 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 8 नंबर्स हैं और 2 से बड़े नंबर हमारे 6 हैं, तो 6/8 हो जाएगा। और इसको 2 से कट कर लो, दोनों 2 से कट हो रहे हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आ गया। तो 3/4 जो होगा वो 2 से ग्रेटर वाले का हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें बोल रहा है कि नंबर लेस देन 9, यानी कि 9 से कम आने का चांस कितना है। तो 9 से कम तो सभी है हमारे पास, यानी कि हमारा जब स्पिन होगा ना तो 9 से कम ही आएगा। बोले तो ये जो इवेंट है ये हमारा एक वो इवेंट है, श्योर इवेंट है, यानी कि इसकी जो वो हो जाएगी क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, वो हमारी 1 हो जाएगी। बाकी इसको लिखना कैसे यहीं पर बगल में ही बता देता हूँ, या फिर यहाँ नीचे जो जगह इसी में लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ, हमसे कहा गया लेस देन 9, तो 9 से कम टोटल हमारे पास 8 नंबर्स हैं, 1 से लेकर के 8 तक पूरा नंबर दिया हुआ है, तो 9 से कम हमारे 8 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो इसका होगा लेस देन 9 लाने का, तो वो कितना हो जाएगा। तो नीचे में भी 8 लिखो क्योंकि टोटल नंबर 8 है, और 9 से छोटे भी 8 ही नंबर्स है, तो ऊपर में भी 8 लिखो। तो ये हमारा 8/8 = 1 आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि श्योर इवेंट है तो 1 ही आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से तुम्हारा 12th नंबर का भी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 11 12। चलो जो 13th वाला क्वेश्चन है उसे भी फटाफट सॉल्व कर लें। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है 13th वाला, उसमें कहा गया है कि डाई इज थ्रो, एक पासे को फेंका जाता है। डाइस मतलब जानते हो ना, लूडो वाला जो पासा होता है, वो सांप सीढ़ी खेल वाला। तो इसमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको प्रोबेबिलिटी बताना है एक प्राइम नंबर आने का कितना चांस है इन नंबर
2 से 6 के बीच में जो नंबर होते हैं उसके आने का कितना चांस है और ऑड नंबर के आने का कितना चांस है, यानी कि चांस बोले तो प्रोबेबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों को बतानी है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो इस तरीके से लिखो सबसे पहले तो, कि जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कौन कौन से होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो टोटल नंबर्स हमारे कितने हो गए, यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 नंबर्स निकल करके आ गए। अब जो पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है उसमें ये कहा गया है कि बताइए प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो तुम यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट नंबर डाल करके कि देयर आर, कितने प्राइम नंबर्स हैं, देयर आर वैसे मत लिखो, बस ये लिखो डायरेक्ट शॉर्टकट में कि प्राइम नंबर्स हमारे जो इसमें से प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर हमारा 2 होगा, देखो 1 ना ही प्राइम होता है नहीं कंपोजिट होता है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर होगा, 3 भी प्राइम नंबर होगा और जो हमारा 5 है वो भी एक प्राइम नंबर होगा। तो हमारे 3 प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इक्वल टू, ऐसे यहीं पर लिख दो कि इक्वल टू 3 नंबर्स। अलग अलग से स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास प्राइम नंबर्स यहाँ पर 2, 3 और 5 हैं, जो कि हमारे टोटल 3 नंबर्स हो रहे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग अ प्राइम नंबर की, तो गेटिंग प्राइम नंबर, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई, हमारे पास नीचे में लिखेंगे टोटल नंबर्स को, टोटल 6 नंबर्स हैं और उनमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं भाई, तो 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो ऊपर में 3 लिख दो। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 डिवाइड बाई में 2, यानी कि प्राइम नंबर के आने का जो चांस है वो हमारा 1 बाई में 2 है, यानी कि 2 में से एक बार हमारा प्राइम नंबर आएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा जरूरी नहीं रहता है। जैसे कि मान लो जब टॉस करते हैं तो 50-50 चांस होता है कि मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है तो इंडिया 50% जीत सकता है टॉस, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। लेकिन अभी रिसेंट में इवेंट हुआ था, इंडिया कंटिन्यू 15 से 20 बार टॉस हार चुका था, यानी कि 50-50 चांस होने के बावजूद इंडिया टॉस ही नहीं जीत पा रहा था। तो ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा वाला जो इसी में क्वेश्चन बोला गया है कि नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, नंबर लेइंग बिटवीन, लेइंग बोले तो कि उनके बीच में आने वाले, किसके किसके बीच में आने वाले, तो 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे भाई, कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ये 3 नंबर्स आ गए, यानी ये भी हमारे कितने हो गए, टोटल 3 नंबर्स हो गए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पर बस मैं P लिख देता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब कि यही चीज़ को देखो एग्जाम में अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, इसको लिखोगे यहाँ पर, और अगर टाइम नहीं है तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख दो, PE लिख दो, उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर में 3 और नीचे में 6, क्योंकि 3 नंबर है हमारे ये वाले और नीचे में टोटल 6 नंबर है, तो ये भी हमारा 1 डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों का सेम आंसर निकल करके आ जाएगा। और उसी तरीके से जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको भी फटाक से बना लो। उसमें बोला गया है कि एन ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर, या फिर ऐसे लिख लो कि हमारे पास ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। पहले तो तुम यही लिख लो ताकि तुम्हारे टीचर एकदम खुश हो जाए कि बच्चे ने एक एक स्टेप को लिखा है। तो ऑड नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं बच्चों, तो एक तो हमारा 1 है ऑड नंबर, उसके अलावा हमारे पास 3 जो है वो भी एक ऑड नंबर है, 5 भी हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 3 ही नंबर ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो ऑड हमारे कितने नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स हो गए। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा इस वाले इवेंट का, बोले तो ऑड नंबर वाले इवेंट का, वो भी हमारा 3 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 बाई में 2 ही निकल करके आएगा। तो इस तरीके से तीनों का आंसर जो है 1/2, 1/2 और 1/2 होगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, रट मत लेना कि 1/2 होगा, तीनों का आंसर समझ लेना कि क्यों होगा। और ये भी जो तुम्हें को मैंने यहाँ पर लिखना सिखाया कि अगर टाइम है तो ऐसे लिखोगे डिटेल में, टाइम नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ये जो हमने यहाँ पर इवेंट लिखा है ना, बस उसका ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। बस हमारे पास समस्या है कि टाइम की कमी है, बोर्ड एग्जाम में ऐसी टाइम की कमी रहती है, तो हमने उसके बदले में इवेंट लिख दिया, ई लिख दिया। तो ये हो गया तुम्हारा 13th क्वेश्चन कंप्लीट। चलो जो 14th वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सीख लो, क्योंकि वो सीखने के बाद ना तुम्हें पूरा वो जो डेक वाला होता है ना क्वेश्चन, वेल सफर कार्ड वाला डेक, वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो कार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। तो देखो ये जो क्वेश्चन है 14th वाला, इस वाले क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट सॉल्व करने में मत बैठो। अगर डायरेक्ट इसको बनाने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तुम लोग ना कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लो कि कार्ड्स कैसे होते हैं। जो बच्चे कार्ड्स खेलते होंगे उनको तो पता ही होगा कि कार्ड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिन्होंने नहीं खेलते, जो पबजी सब्जी खेलते हैं, उनको मैं समझा देता हूँ कि देखो बेटा क्या होता है। कार्ड्स जो होता है ना, वो कार्ड जो मूवी में तुमने देखा होगा पप्पा जी लोग को खेलते हुए, वो टोटल 52 होते हैं। एक बंडल में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और जो 52 कार्ड्स होते हैं ये 4 पार्ट में बटे हुए रहते हैं। 4 अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके 4 ग्रुप्स कह लो तुम लोग, मेन 4 बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप का नाम होता है स्पेड, एक ग्रुप का नाम होता है क्लब, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। इनका इस तरीके से सिंबल भी बना हुआ रहता है। हार्ट का सिंबल हार्ट की तरह रहता है ऐसे, और डायमंड का सिंबल ऐसे डायमंड की तरह कट होकर के बना रहता है। अब यहाँ पर ना ये 4 ग्रुप हो गए बड़े बड़े, समझ में आ गया।
अब ये जो 4 ग्रुप हैं ये 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक है रेड कलर वाला पार्ट और एक है ब्लैक कलर वाला पार्ट। जो हमारा ये क्लब है और स्पेड है ना, ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर वाले ग्रुप में, यानी कि इनके जो कार्ड्स होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, और जो हार्ट और डायमंड वाले कार्ड्स होते हैं ये हमारे रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पहला चीज़ तो कि 52 कार्ड्स थे, उनको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। तो तुम मुझे ये बताओ कि एक पार्ट में कितने कार्ड्स होंगे? टोटल 13 कार्ड्स होंगे, यानी कि स्पेड वाले भी 13 होंगे, क्लब वाले भी 13 होंगे। तो ब्लैक वाले 13 और 13 हो गए, टोटल 26। और उसी तरीके से डायमंड वाला भी 13 होगा और हमारे पास हार्ट वाला भी 13 होगा, तो ये भी हमारा 26 हो गया। फिर 26 हमारे रेड कलर का कार्ड आ गया और 26 हमारे पास ब्लैक कलर का कार्ड आ गया। ओके, तो हमारे पास टोटल हो गए 52 कार्ड्स। अब इनके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, वो समझो। अब सभी में, यानी कि जो चारों हमारे ग्रुप्स हमने बनाए हैं ना, इन सभी के पास टोटल 13 कार्ड्स हैं। तो जो पहला नंबर का कार्ड होता है ना, 1 नंबर वाला कार्ड, उसको कहा जाता है एस। उसको क्या कहते हैं? एस कहते हैं, जो 1 नंबर का कार्ड होता है, पहला वाला। फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाले कार्ड में 2 लिखा रहेगा, तीसरे वाले में 3 लिखा रहेगा, ऐसे करते करते 10 तक लिखा हुआ रहेगा। तो ये 1 नंबर का कार्ड हो गया। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर लिखा रहेगा सभी कार्ड में। फिर जो 11th नंबर वाला कार्ड होगा वो उसको बोलते हैं जैक। ठीक है, 11th वाले कार्ड को क्या कहा जाता है? जैक कहा जाता है। फिर 12th नंबर वाली जो कार्ड है उसे क्वीन कहा जाता है, और जो 13th नंबर वाला कार्ड है उसे किंग कहा जाता है। यानी कि 1 से लेकर के 10 नंबर तक हमारे कार्ड्स हो गए। एक पहला वाला का नाम एस रहता है, ध्यान रखना। और उसके बाद हमारे पास 3 जो कार्ड बच गए, 10 हो गए ना, तो 10 में अब हमारे पास 3 और बचे हुए हैं, टोटल 13 कार्ड्स चाहिए। तो जैक, क्वीन और किंग हमारे 3 कार्ड्स होते हैं। और इन कार्ड्स को स्पेशल नाम भी दिया जाता है कि ये फेस कार्ड है। इन कार्ड्स को क्या बोला जाता है भाई? कि ये हमारे फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, और ये सभी में होंगे ना, टोटल 13 सभी में है। हमारे स्पेड वाले ग्रुप में भी है, हार्ट वाले, डायमंड वाले, क्लब वाले, सभी ग्रुप में 13 कार्ड है। तो उन 13 में सभी में ये ग्रुप बना रहता है कि पहला वाला का नाम सभी में एस रहेगा, बाकी 2 से 10 तक नंबर लिखा रहेगा। फिर 11वें नंबर वाला जो कार्ड होगा वो जैक हो गया, फिर 12वें वाले क्वीन हो गई, और 13वें वाला हमारा किंग हो जाएगा। और ये तीनों कार्ड्स को हम कहते हैं फेस वाले कार्ड्स। तो ये है कार्ड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर तुमने ये समझ लिया तो उसके बाद फिर तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन है 14th वाला, एकदम हलवा पूरी की तरह सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग जो सीखे ना अभी, अब उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। चलो, 14th वाले में बोला जा रहा है कि अगर हम लोग एक कार्ड को निकालें अच्छे से सफल करके टोटल 52 कार्ड्स में से, तो बताइए एक किंग जो है वो रेड कलर के आने का कितना चांस होगा? तो रेड कलर का किंग बोला गया है। मैंने तुम्हें क्या बताया? 2 ग्रुप होता है रेड वाला, एक हार्ट वाला और एक डायमंड वाला। तो हार्ट वाले ग्रुप में भी एक किंग होगा रेड कलर का, और डायमंड वाले ग्रुप में भी एक रेड कलर का किंग होगा। तो 2 हमारे रेड कलर के किंग होंगे, और टोटल 52 है, तो 2 बाई में 52 कर दो, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? चलो कॉपी में लिख के समझाता हूँ। तो देखो इस तरीके से लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे 52 हैं। पहले वाले में हमसे रेड वाले किंग के बारे में बोल रहे हैं, तो रेड कलर का किंग 2 होगा, जैसे कि मैंने बताया। एक हमारे हार्ट वाले ग्रुप का किंग होगा और एक हमारे डायमंड वाले ग्रुप का किंग होगा। तो रेड वाला किंग हमारे 2 हो गए। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा रेड वाले किंग के आने का वो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर में 2, नीचे में 52, कट करोगे तो 1 बाई में 26 आ जाएगा। ये बन गया पहला क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि अब फेस कार्ड, एक फेस कार्ड आने का कितना चांस है? तो तुम मुझे बताओ पहले तो कि नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे वहाँ पर। हमारे पास टोटल जो 52 कार्ड्स हैं, तो नीचे में तो हम लोग 52 लिखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में, लेकिन जो फेस कार्ड हैं टोटल वो कितने हैं? तो मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताया कि टोटल 4 ग्रुप होते हैं। उन चारों ग्रुप में हमारे पास 3 फेस कार्ड होता है, जैक, किंग और क्वीन। ये हमारे पहले वाले ग्रुप का रहेगा। फिर उसी तरीके से दूसरे ग्रुप में भी जैक, किंग और क्वीन हो जाएगी। तीसरे वाले में भी वैसी होगा, चौथे वाले में भी वैसी होगा। तो 3 3 3 3 4 बार हो रहा है, तो टोटल 12 हो गया, यानी कि टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड हैं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देता हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि मुझे समझाना ज़्यादा जरूरी है। लिखने तुम लोग अब सीख ही चुके हो अभी तक की इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद। तो ऊपर में 12 लिखोगे और नीचे में हमारे पास जो 52 है उसे लिख दोगे। अब ये कट हो रहा है, 4 के टेबल से जा रहा है, 4 से निपटा दो। 4 के टेबल में 4 3 हमारा 12 हो जाएगा, और 4 के टेबल में ये हमारा 13 टाइम पे आ जाएगा 52। तो इस तरीके से हमारा 3 बाई में 13 जो होगा वो फेस कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा सेकंड वाला क्वेश्चन। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग है। अगर तुमने ये बना लिया तो थर्ड वाला बन जाएगा। थर्ड वाले में बोल रहा है रेड फेस कार्ड आने का कितना चांस है, रेड कलर का फेस कार्ड। तो तुम मुझे ये बताओ नंबर ऑफ रेड कलर वाला फेस कार्ड कितना है हमारे पास। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि टोटल तो हमारे पास 12 कार्ड्स हैं फेस वाले, लेकिन रेड कलर वाले 2 ग्रुप हैं, एक हमारा डायमंड वाला ग्रुप और एक हमारा हार्ट वाला ग्रुप। 2 ग्रुप हैं रेड वाले, रेड कलर के। तो डायमंड वाले में 3 हमारे फेस कार्ड होंगे और हार्ट वाले में भी 3 हमारे फेस कार्ड होंगे। तो 3 और 3 मिला करके 6 कलर के हमारे फेस कार्ड हो जाएंगे।
समझ में आ गया। रेड वाले फेस कार्ड 6 हो गए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसके इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ऊपर में 6 लिखेंगे और नीचे में हम फिर से लिख देंगे 52। और इसको भी कट कर दो, 3 से कट हो रहा है, नहीं 2 से कट हो रहा है, ये तो 3 से नहीं जा रहा है, ये 2 से दोनों जाएंगे, लेकिन 2 3 जा 6 हो गया और 2 का टेबल में 26 टाइम पे हमारे पास आ जाएगा 52। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन निपट जाएगा। अब आ जाओ फोर्थ वाले के पास। फोर्थ वाले में हमसे क्या कहा गया है कि द जैक ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट वाला जैक कितना होगा। नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ जैक हमें बताना है। जैक हमारे पास कितने हैं, पहले तो हार्ट वाले जैक कितने होंगे भाई। 4 ग्रुप थे, एक ग्रुप का नाम था स्पेड, एक था क्लब, 2 हमारे ब्लैक ग्रुप हैं उनको हटाओ, एक ग्रुप था हमारे पास डायमंड, तीसरा ग्रुप है। हमसे सिर्फ और सिर्फ हार्ट वाले ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं। तो हार्ट वाले ग्रुप में, यानी कि जो चौथा वाला ग्रुप है, उसमें कितने जैक होंगे, एक जैक होगा, हर ग्रुप में एक जैक होता है। तो हार्ट वाले ग्रुप में जैक कितना होगा, 1 होगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसके आने की, वो हमारी 1/52 हो जाएगी। खेल खत्म। जैसे हमारा पहला वाला शायद था, नहीं पहला तो 2/52 था, ये 1/52 आ गया। तो इस तरीके से ये भी खत्म हो गया। फिर बोला गया है ए स्पेड आने का कितना चांस है। नंबर ऑफ स्पेड, यहाँ पर बस स्पेड लिखा है ना, इसमें कुछ ग्रुप का नाम नहीं लिखा है, तो नंबर ऑफ हम यहाँ पे लिख देंगे स्पेड। अब स्पेड हमारे कितने होते हैं, जो हमारे पास स्पेड है, हमारे पास टोटल कितने हैं। तो स्पेड एक पूरे ग्रुप का नाम है, 4 ग्रुप में से एक ग्रुप का नाम क्या है, स्पेड है। और स्पेड के अंदर टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड वाले ग्रुप के अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी एक स्पेड के आने की, वो हो जाएगी 13/52। और इसको कट कर दो तो 13 1 जा 13 और 13 4 जा हमारा 52 हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ डायमंड। वाह क्या नाम है। तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, तुम बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर, कि हमारे पास कितने डायमंड वाली क्वीन होती हैं। डायमंड वाले ग्रुप में कितनी क्वीन होती हैं। डायमंड एक ग्रुप का नाम है, और उस ग्रुप में हमारे पास कितने क्वीन होंगे, एक ही क्वीन तो होगी भाई। हर ग्रुप में एक एक क्वीन है, एक एक किंग है और एक एक जैक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका भी प्रोबेबिलिटी होगा, वो भी सेम टू सेम इस तरीके से, यानी कि जो फोर्थ वाला था उसी तरीके से 1/52 हो जाएगा। और इसका भी फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो ये है तुम्हारा कार्ड वाले क्वेश्चन का बेसिक। तुमने अगर इतने क्वेश्चन समझ लिए अच्छे से, जो मैंने थोड़ी देर पहले कार्ड के बारे में समझाया वो समझ लिया, और 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो तुम्हारा जो बेस है ना वो स्ट्रांग हो चुका है। अब तुम कार्ड वाले किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे कार्ड वाले क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि ये 15th वाला क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। एक है 10 कार्ड, 10 मतलब कि वही 10 नंबर जिसमें लिखा होगा 10 लिखा होगा, जैसे बताया था ना 2 से लेकर के 10 तक नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो एक 10 नंबर वाला कार्ड है, एक जैक कार्ड है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। एस किसको बोलते हैं, 1 नंबर वाला जो हमारा कार्ड होता है उसको एस कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्ड्स हो गए हमारे पास। ये सभी डायमंड वाले हैं। डायमंड का मतलब कि जो रेड वाला हमारा ग्रुप होता है उसके अंदर के ये कार्ड्स हैं। इनको अच्छे से सफल किया गया। अब हम लोग अगर इनमें से एक कार्ड निकालते हैं तो बताइए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्वीन। तो बताइए क्वीन के आने का कितना चांस होगा। भैया टोटल 5 कार्ड है हमारे पास, उसमें क्वीन कितनी है, तुम ही लोग बताओ ना देख करके। एक ही तो क्वीन है और हमसे बस यहाँ पर नॉर्मल क्वीन बोला गया है कि क्वीन के आने कितना चांस है, तो 1/5 हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी क्वीन को निकाल लिए हम लोग और उसको हमने साइड में कर दिया। अब क्वीन यहाँ से हट चुकी है, तो हमारे पास 10 बचा है, जैक बचा है, किंग बचा है और एस बचा है। हमारे पास 4 कार्ड बचे हैं। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए, अब इसमें देखो वो चीज़ लिखा नहीं है, बहुत होशियार है। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि अब हमारे पास 4 कार्ड बचे हैं, बस ये लिख दिया कि क्वीन को हमने हटा दिया है। बस ये दिमाग में रखना, यानी कि 4 कार्ड बचे हैं, टोटल कार्ड सब 4 हो गए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज़ अ एस, यानी कि हमारा एन एस, यानी कि जो हमारा एक कार्ड निकलेगा वो एक एस निकलेगा। इतना यानी इसका कितना चांस है, तो एस निकलने का चांस हमारा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास एस है और टोटल 4 कार्ड बचे हैं, तो एस का चांस 1/4 हो जाएगा। और फिर इसमें जबरदस्ती पूछ रहा है कि अब क्वीन के आने का कितना चांस होगा। अरे भैया क्वीन को तुमने हटा दिया है तो क्वीन के आने का चांस ही नहीं होगा, वो तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा। अब इनको कैसे लिखना है, चलो कॉपी में लिख देता हूँ, फटाफट तुम्हें नोट्स दिखा देता हूँ। तो देखो इस तरीके से इसको लिखना है तुम्हें। सबसे पहले लिखोगे टोटल हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बोला है कि क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसमें से एक क्वीन है उन पांचों में से, तो 1/5 हमारी क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब जब हम लोग से दूसरा वाला क्वेश्चन बोला है तो उसमें बोला है ना क्वीन को हमने असाइड कर दिया, पुट कर दिया, हटा दिया वहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ अब जो कितने कार्ड्स हमारे पास है वो भी यहाँ पर तुम मेंशन कर देना कि अब हमारे पास टोटल 4 ही कार्ड्स बचे हैं क्वीन को हटाने के बाद।
तो अब उसमें से एस के आने का कितना चांस होगा, तो 1 में 4 हमारा एस हो जाएगा, नीचे में 4 है टोटल कार्ड्स हमारे पास और उनमें से एक एस था तो 1 में 4 एस हो गया। और फिर बोला है कि क्वीन के आने के कितने चांसेस हैं, तो भैया क्वीन को तो हमने हटा दिया है, तो क्वीन है ही नहीं है वहाँ पर। अब पहले बार क्वीन थी तो 1 लिखे थे, अब एक क्वीन नहीं है तो 0 में 4 लिख देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर चाहो तो स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हो कि क्वीन है ही नहीं इसलिए अब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी, वैसे भी लिख सकते हो। बाकी ऐसे लिख दो, ज़्यादा बढ़िया, टाइम बचेगा। तो 15th क्वेश्चन खत्म। चलो बनाते हैं हम 16th वाला क्वेश्चन। सो 16th वाले में कहा गया है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं वो एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं 132 गुड वंस के साथ। यानी कि एक ग्रुप है, मान लो एक बैग वगैरह है, उस बैग में हमने गलती से 132 अच्छे वाले पेन रख दिए और 12 हमने उसमें ख़राब वाले पेन रख दिए, तो टोटल मिला करके कितने पेन हो गए, 144 हो जाएंगे इन दोनों को प्लस करके उस बैग के अंदर। अब हमसे कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज़ और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, मतलब कि ये हमारा ख़राब है या नहीं है ये हम नहीं बता सकते देख करके। ठीक है, अगर हम एक पेन निकालें तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो ख़राब है कि नहीं है। अब हमसे आगे ये कहा गया है कि 1 पेन इज़ टेकन आउट, हमने एक पेन निकाला, तो बताइए प्रोबेबिलिटी कि जो पेन हमने निकाला है वो एक गुड वन होगा, अच्छे पेन होने की उसकी कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो भाई नीचे में टोटल नंबर ऑफ पेन और ऊपर में गुड वन लिख करके कट फिट कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। तो देखो इस तरीके से पहले लिख लो कि हमारे पास खराब पेन है 12, अच्छे वाले पेन है 132, टोटल नंबर ऑफ पेन हो जाएगा 144 दोनों को प्लस करने से। अब हमसे कहा गया है कि अगर हम एक पेन निकालें तो अच्छा पेन आने का कितना चांस है, अच्छा वाला पेन निकलने का कितना चांस है। तो इसके लिए नीचे में हम 144 लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन, और अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं तो 132 हैं। अब इनको कट कर लो तुम जिससे भी कट करना चाहो, जैसे मुझे दिख रहा है ये साफ साफ 12 से कट हो रहा है तो मैं 12 से कट कर देता हूँ। 12 के टेबल में 12 टाइम पे हमारा 144 आता है, 12 या 144 होता है, और ये हमारा 12 के टेबल में 11 टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि 10 टाइम पे 120 आएगा तो 11 टाइम पे 132 आ जाएगा। तो 11 डिवाइड बाई 12 जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एक गुड पेन निकलने का, अच्छा वाला पेन निकलने का। नाउ 17th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉट ऑफ 20 बल्ब, हमारे पास 20 बल्ब्स हैं जिनमें 4 हमारे ख़राब बल्ब हैं। यानी कि ग्रुप हमारे पास पहले से बता दिया 20 बल्ब का, पिछली बार ग्रुप नहीं बताया था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेन नहीं बताया था, हमने निकाला था। इस बार टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमको पहले से बता दिया है कि क्या नाम है 20 बल्ब्स हैं हमारे पास, जिसमें से 4 जो है वो ख़राब वाले बल्ब हैं। तो अगर हम एक बल्ब को निकालते हैं वहाँ पर से तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब हमारा ख़राब होगा, तो 4 में 20 कर दो, 1/5 आ जाएगा इसका आंसर। अब आगे हमसे कह रहा है कि सपोज़ द बल्ब ड्रॉन इज़, हमने मान लो सपोज़ ये करना है, मानना ये है कि जो हमने बल्ब निकाला इज़ नॉट अ डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि हमने एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, अब हम उसको रिप्लेस भी नहीं करने वाले। तो नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी रेस्ट, यानी कि अब जितने बल्ब वहाँ पर बचे हैं अगर उनमें से हम एक बल्ब निकालें तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो उनमें से हमारा जो बल्ब बचा हुआ है उसमें से अगर हम एक बल्ब निकालेंगे तो इसकी कितनी चांसेस है कि वो डिफेक्टिव नहीं होगी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है दोनों को समझाता हूँ, चलो कॉपी में। तो देखो सबसे पहले तो ऐसे लिख लो कि टोटल हमारे पास जो बल्ब हैं वो 20 है, जिसमें से डिफेक्टिव 4 हैं, तो अच्छे वाले कितने रहेंगे, अच्छे वाले 16 होंगे, क्योंकि टोटल 20 है, 4 खराब है तो 16 अच्छे बल्ब होंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है, माइनस करके निकाल लो, इसका जरूरत आगे पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा। पहला वाले क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि बताइए डिफेक्टिव बल्ब के आने का कितना चांस है, तो जैसे कि मैंने बताया नीचे में टोटल 20 लिखो, ऊपर में 4 लिख दो डिफेक्टिव वालों के लिए, तो ये 1 डिवाइड बाई में 5 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि हमने जब बल्ब निकाला तो एक बल्ब हमारा अच्छा निकल करके आ गया और हम उस बल्ब को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास रिमेनिंग जो बल्ब होंगे वो कितने होंगे वो बताओ मुझे। हमारे पास टोटल हमारे पास पहले 20 बल्ब थे, अब हमारे पास एक बल्ब को हमने हटा दिया है, एक बल्ब निकाला, अच्छा बल्ब निकल गया, उसको हमने हटा दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग जो है अब 19 बल्ब बच गया, 20 में से एक हट चुका है। अब हमसे बोल रहे हैं ना कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो हम लोग बल्ब निकालेंगे वो नॉट डिफेक्टिव होगा। नॉट डिफेक्टिव का मतलब अच्छा वाला बल्ब होगा। नॉट डिफेक्टिव पूछा है, इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि जो बल्ब निकलेगा वो गुड वन वाला होगा, अच्छा वाला बल्ब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ये हमसे बोल रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में घुमा करके। तो अब हम ये अगर पता कर लें कि हमारे पास कितने अच्छे बल्ब बचे हैं तो फिर हम आराम से बता सकते हैं। हम लोगों को अगर ये पता चल जाए कि हमारे पास कितने अच्छे बल्ब हैं तो हम ये आराम से बता सकते हैं कि हमारा नॉट डिफेक्टिव वाला कितना होगा, यानी कि उसके निकलने का कितना चांसेस है, गुड वाले निकलने का कितना चांसेस है। तो तुम यहाँ पर अब लिखोगे कि अब हमारे पास देखो जो टोटल 16 हमारे अच्छे बल्ब थे तो उसमें से गुड वाले जो हमारे 16 बल्ब थे ना उसमें से बचा कितना है, तो पहले हमारे पास 16 था, एक हमने निकाल करके अलग कर दिया तो 15 बल्ब बचा है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा गुड वन वाले का
गुड 1 का जो प्रोबेबिलिटी होगा ये निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे में इस बार 19 लिख देंगे और ऊपर में लिख देंगे ये वाला टोटल गुड 1 को यानी कि 15 को। तो इस तरीके से 15/19 हमारे गुड 1 वाला बल्ब हो जाएगा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यही हमारा प्रोबेबिलिटी है नॉट डिफेक्टिव बल्ब का। जो गुड 1 हमने लिखा है इसका मतलब ये नॉट डिफेक्टिव वाले बल्ब है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम यहाँ पर। तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो 17th वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था सेकंड पार्ट, बाकी तो हलवा पूड़ी वाले क्वेश्चन तुम लोग फटाफट बना ही ले रहे हो। मुझे उम्मीद है ये 17th वाला भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 18th वाला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। इसमें कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क रखे हुए हैं, जिसमें 1 से लेकर के 90 तक का नंबर लिखा हुआ है। पहले वाले डिस्क में 1 लिखा होगा, दूसरे डिस्क में 2 लिखा होगा, ऐसे करके उसमें टोटल 90 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हम लोग अगर उसमें से एक डिस्क को बाहर निकालते हैं बॉक्स में से, तो बताइए जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा। 3 चीज़ों का प्रोबेबिलिटी पूछा है। पहला तो एक 2 डिजिट का नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि इनके बीच में टोटल 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं। कौन कौन से नहीं भाई पता करोगे तो कितने हैं ये बस पता कर लो, उससे भी काम हो जाएगा। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं और कितने हैं ये पता करना पड़ेगा। फिर नंबर डिविजिबल बाई 5, इनके बीच में कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, कितने नंबर 5 से डिविजिबल है ये पता करना पड़ेगा। तब जा करके हम इन तीनों का प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करवाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल 90 डिस्क हो गए। अब 2 डिजिट के नंबर 1 से 90 के बीच में कौन कौन से होंगे, तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर्स हैं वो 1 डिजिट हैं। फिर 10 से लेकर के आगे सारे नंबर 2 डिजिट के हैं। तो तुम एक काम करो, टोटल 90 नंबर्स हैं, उसमें से तुम 9 माइनस कर दो, यानी कि 1 से 9 तक के जो 1 डिजिट वाले नंबर थे उनको माइनस कर दो। तो 90 में से 9 माइनस होगा तो 81 आएगा, यानी कि हमारे पास 81 जो नंबर है ना वो 2 डिजिट के नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर के आने का चांस कितना हो जाएगा। नीचे में लिख दो 90, ऊपर में लिख दो 81, क्योंकि 81 हमारे पास टोटल नंबर्स है। इनको कट कर दो, 9 से कट हो रहा है, 9 9 जा 81 और 9 10 जा हमारा 90 होता है। तो 9/10 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन बनाना है। सेकंड वाले में कहा गया है कि क्या बोला गया था, अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से, पहले तो ये लिख लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 90। तो 1 और 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से, एक तो 1 है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास है ना 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, 36 है। फिर हमारे पास 49 है, 7 7 जा 49 हो जाता है, 8 8 जा हमारा 64 हो जाता है, 9 9 जा 81 हो जाता है। फिर 10 10 जा करेंगे तो 100 हो जाएगा, जो कि इसके बाहर चला जाएगा। तो हमको 1 से लेकर के 90 के बीच वाले ही जो नंबर्स हैं इनका ही केवल यूज़ करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। और इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन बच्चों को ये भी होता है कि सर हम 1 को इंक्लूड करें कि नहीं करें। अगर हम 1 से 90 के बीच में देख रहे हैं तो बेटा इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो उस बक्से में, उस बॉक्स के अंदर टोटल 90 डिस्क हैं, ठीक है। हमसे यहाँ पर ये नहीं बोला है कि 1 से, ये तो हमने अपने से लिख दिया ना कि 1 से 90 के बीच में हमारे पास ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर हम लोग देखें, अगर जो क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि भाई तुम कोई भी एक वहाँ पर से डिस्क निकाल लो, तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बस। तो 1 भी अगर निकल करके आएगा, मान लो उसमें से, अगर हम उस बॉक्स में से जो टोटल 90 डिस्क जिसके अंदर है उसमें से अगर हम एक डिस्क निकाले 1 निकल करके आ गया, तो 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसीलिए 1 को भी काउंट करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसलिए टोटल जो तुम्हारे पास नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर्स जो होंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे भाई, तो टोटल हमारे पास काउंट कर लो इसको, तो टोटल 9 नंबर्स हो जा रहे हैं। तो इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख दे रहा हूँ, ई लिख दे रहा हूँ। मैंने पहले ही तुम लोगों को समझा चुका हूँ कई बार कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर टाइम कम हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो नीचे में हमारे पास टोटल 90 नंबर्स है, तो टोटल 90 लिखा जाएगा। और ऊपर में हमने 9 नंबर्स देखे जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऊपर में 9 लिख देंगे, कट होकर के ये 1/10 आ जाएगा। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना है। अब लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो और इंटरेस्टिंग है। हमसे बोल रहा है कि नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से हैं 1 से 90 के बीच में। नंबर्स डिविजिबल बाई 5 बिटवीन 1 to 90, 1 से लेकर के 90 के बीच में 5 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से हैं। एक तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा,
25 होगा, 5 का टेबल पढ़ते जाओ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, 5 का टेबल लिखते जा रहा हूँ। 30 होगा, 40 होगा, 35 भी होगा, 45 भी होगा, फिर हमारे पास 50 आ जाएगा, फिर 55 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, फिर 80 आ गया, फिर 85 आ जाएगा। उसके बाद 90 को भी हम इंक्लूड करेंगे, ये नहीं कि हम लोग 1 से 90 के बीच में लिख रहे हैं तो 90 को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 90 भी एक 5 से डिविजिबल नंबर है और वो हमारे 1 से 90 में ही आते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 नंबर्स हो गए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस वाले इवेंट की, ऊपर में लिख दो 18 और नीचे में लिख दो 90, दोनों को कट कर दो, 18 के टेबल से उड़ा दो ना, 18 1 जा 18 होता है, 18 5 जा हमारा 90 होता है, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर निपट गया, क्वेश्चन नंबर 18 वाला। चलो जो आगे के क्वेश्चन थे 19 वाले, उन्हें भी सॉल्व करते हैं फटाफट। जो 19 वाला क्वेश्चन है, ये पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान है। इसमें तो कहा गया है कि एक चाइल्ड के पास एक डाई है जिसके 6 फेसेस हैं और इस तरीके से हमें वो दिखाया गया, जैसे नॉर्मल डाइस में 1 2 3 4 लिखा रहता है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल वाला है, इसमें ABCDE लिखा हुआ है और फिर से एक लास्ट वाले फेस में A लिखा हुआ है, F नहीं है, ध्यान रखना। अब हमसे बोल रहा है कि द डाइज थ्रो वंस, अगर हम डाई को फेंकते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, यानी कि A के आने का कितना चांस है और फिर D के आने का भी कितना चांस है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो सिंपल है, देखो हमारे पास टोटल 6 फेसेस हैं तो डिनोमिनेटर में 6 लिख देंगे, और A हमारे पास 2 बार आ रहा है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो 2/6 हो जाएगा, कट करके 1/3 आ जाएगा पहले वाले का आंसर, और दूसरे वाले में तो हमारे पास D जो है केवल एक ही बार है तो वो 1/6 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बस ऐसे ही लिख दूंगा मैं और तुम्हें नोट्स के मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। मेन जो है अगला क्वेश्चन है, और अच्छा देखो यहाँ पर स्टार वाले क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे लोग को लगता है कि सर ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं बेटा ना, बोर्ड एग्जाम में स्टार वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कई बार जो वो वाले हमारे ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज होते हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। पिछले साल 2025 में जो ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज है ना तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में, उससे भी क्वेश्चन उठ करके आया है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन निपटाने जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, और देखो दुष्ट लोग को देख रहे हो कैसे लिखते हैं कि स्टार वाले क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते हैं, ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज से दे दिए, जो कि बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं क्या है। 20 वाला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सो इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगल का शेप है हमारे पास जिसका लेंथ है 3 मीटर और ये है 2 मीटर, ये समझ लो कि ये हमारे घर का फर्श है एग्जाम्पल के लिए, और उसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है। तो अगर हम इसमें एक डाई ऐसी फेंकें तो वो जो डाई है हमारे पास, जो पासा है, वो इस सर्कल में जा कर के रुकेगा, यहाँ पर आकर के गिरेगा, इसकी कितनी वो प्रोबेबिलिटी है ये पूछ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है चलो कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो 19 वाले को कुछ इस तरीके से लिखना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको हटाते हैं, सीधे हम पहुंचते हैं 20 वाले क्वेश्चन के पास। तो 20 वाले में क्या करना पड़ेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इतना बड़ा हमारा एरिया है और इस एरिया में बोला गया है कि इसके अंदर एक सर्कल है और हमें बताना है कि इस सर्कल में आने के जो चांसेस है ना उस डाइस के, वो कितना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम अगर टोटल एरिया पता कर ले तो हमें पता ये करना है कि इस पूरे एरिया में से इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो पता चल जाएगा तो हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर तुम लगाओ, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ 3 और 2 दिया हुआ था, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 मीटर का स्क्वायर इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। और इसके अंदर में जो सर्कल है इसकी एरिया कितनी, बच्चों थोड़ा ब्लरी है क्या, एक सेकेंड ना, जो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तुम लोगों के लिए ब्लरी हो रहा है, नहीं ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ये कितना हो जाएगा, तो सर्कल के एरिया के लिए हम लोगों को क्या पता है फॉर्मूला, वो होता है πr का स्क्वायर। हमें इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ था, कितना बोला गया था डायमीटर था 1 मीटर, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा हो जाएगा, 1/2 इसका रेडियस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूँ, पाई का वैल्यू पुट मत करना, इसको पाई के फॉर्म में ही निकाल दो, क्योंकि दूसरा वाला नंबर तो हमारे पास पाई के क्या बोलते हैं नंबर वाला वैल्यू है, तो इसको अगर तुम पाई के फॉर्म में निकालोगे तो जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो डेसिमल में आंसर निकालते रह जाओगे। तो पाई के फॉर्म में आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास r का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में 1/4, या फिर हम इसी को पाई डिवाइड बाई में 4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो एरिया निकल करके आ रहा है सेंटीमीटर के स्क्वायर में ये भी होगा, और ये सर्कल का एरिया निकल करके आ गया। अब हम लोगों से बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो डाई होगा वो इस सर्कल के अंदर लैंड करेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल।
ठीक है, सर्कल के अंदर उस डाई के लैंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नीचे जो हमारा टोटल एरिया है इस पूरे रेक्टेंगल का वो लिख देंगे और ऊपर में सर्कल का एरिया चिपका देंगे, यानी कि पाई डिवाइड बाई में 4। अब तुम लोगों के पास कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट है तो ध्यान रखना कि अगर ऊपर फ्रैक्शन है और उसको डिवाइड किया जा रहा है, नीचे भी हमारे पास एक तरह से फ्रैक्शन ही है, 6 डिवाइड बाई 1 है, तो कभी भी हम डिवाइड नहीं करते हैं फ्रैक्शंस को, हम उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पाई डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये हमारा 6 बाई जो 1 है वो 1 बाई में 6 बन जाएगा और फाइनल आंसर तुम्हारा पाई 1 जा पाई आ गया और नीचे 6 4 जा 24 आ गया। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, यानी इतनी ही प्रोबेबिलिटी है उस डाई के उस सर्कल के अंदर लैंड करने की। तो इस तरीके से 20 वाले क्वेश्चन को तुम आराम से बना सकते हो। चलो जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, यानी कि एक ग्रुप है पेन का रखा हुआ, बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, टोटल वहाँ पर 140 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से 20 पेन जो है वो ख़राब है, डिफेक्टिव है, और जो बाकी बचे हुए पेन है वो हमारे अच्छे पेन हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, नूरी क्या करेगी, अगर अच्छा पेन है तो उसे खरीद लेगी, और अगर ख़राब पेन रहेगा तो उसे फिर नहीं बाय करेगी, डिफेक्टिव पेन रहेगा तो विल नॉट बाय। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, यानी कि शॉपकीपर क्या करता है उस लॉट में से एक पेन निकालता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि कौन अच्छा कौन ख़राब है, और वो नूरी को दे देता है। तो बताइए जो प्रोबेबिलिटी होगा कि वो उस पेन को बाय करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, और उस पेन को बाय नहीं करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो दोनों सिंपल है, बाय करने की प्रोबेबिलिटी तभी है जब वो पेन अच्छा होगा, और बाय तब नहीं करेगी जब पेन खराब होगा। तो चलो इसे सॉल्व कर लो फटाक से। तो देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास पेन कितने हैं 144 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और डिफेक्टिव है उसमें से 20। तो अच्छे पेन कितने होंगे, यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं गुड वंस या गुड पेन्स। तो अच्छे वाले पेन हमारे पास होंगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 124 हमारे अच्छे वाले पेन हैं। अब पहला वाले में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नूरी नाम की लड़की है वो क्या करेगी, बाय करेगी, शी विल बाय। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जो क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि वो उस पेन को बाय कर लेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे में टोटल नंबर ऑफ पेन लिखेंगे और ऊपर में जो अच्छे वाले पेन है वो लिख देंगे, क्योंकि हमारे वो अच्छा पेन रहेगा तभी बाय करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब ये किससे कट हो रहा है भाई, अगर मैं इसको निपटाना चाहूँ तो हमारे पास 4 से जा रहा है क्या, हाँ 4 से जा रहा है, 4 3 जा 4 1 जा 4 3, हाँ 4 से जा रहा है, 4 से निपटा देते हैं। देखो यहाँ पर 4 के टेबल में 3 टाइम पे कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, नीचे में फिर से 4 3 जा हो जाएगा हमारे पास 12, 2 आगे जा करके 24 बना देगा, तो 4 6 जा 24 आ जाएगा। यानी कि नूरी उस पेन को बाय करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा 31 बाई में 36। और दूसरा वाला बोला गया था कि नूरी उसे बाय नहीं करेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय, ठीक है, वो उसे बाय नहीं करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम इस तरीके से सॉल्व कर लो पहला मेथड कि टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे नीचे में 144 हो जाएगा और ऊपर में जो डिफेक्टिव पेन है वो 20 हो जाएगा। इसको अगर हम कट करें तो 4 के टेबल से 4 5 या 20 हो गया, और नीचे में हमारे पास वही 4 के टेबल से 36 टाइम पे कट हो जाएगा, यानी कि 5 डिवाइड बाई 36 ये चांसेस है कि वो बाय नहीं करेगी। अगर खराब पेन रहेगा तो बाय नहीं करेगी, तो खराब पेन 20 था इसलिए ऊपर में 20 लिखिए। एक और तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास इतना बाय करने का चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी बाय करने की इतनी है, तो नॉट बाय की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जो पहला क्वेश्चन में हमने सीखा था आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन में कि भाई हमारा प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट वाला प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसको 1 में से माइनस करेंगे ना तो भी हमारा इतना ही निकल करके आएगा। मैं तुम लोगों को रफली यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू में सीखा था उसका यूज़ भी करके देखते हैं ना। यहाँ पर ये हो जाएगा 31 डिवाइड बाई में 36, यानी कि 1 में से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय को माइनस करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो नॉट बाय वाली निकल जाएगी। तो देखो 36 से 1 से मल्टीप्लाई हो तो 36 आ जाएगा, माइनस में 31 आ गया, डिवाइड बाई में 36 आ गया, तो ये हमारा 5 बाई में 36 आया फाइनल आंसर, और वही यहाँ पर भी निकल करके आया है। तो दोनों तरीके से ही है। तो ये हो गया 21 वाला क्वेश्चन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखो जो 22 वाला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13 का जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है उसे देखिए और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और ये वाले टेबल को फॉलो यहाँ पर कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमारे पास देखो दो डाइस है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 13 पहले दिखाता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी चीज़ें। एग्जाम्पल नंबर 13 में ये बोला गया है कि हमारे पास दो डाइस हैं, एक ब्लू कलर का है एक ग्रे कलर का है, और उनको हम लोग सेम टाइम पे थ्रो करते हैं। तो राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमसे कुछ प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो ये तो अलग क्वेश्चन है। यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना वो हमारा काम आएगा क्वेश्चन नंबर 22 में, कि हमारे पास दो डाइस हैं, एक ब्लू कलर का है ग्रे कलर का है, दोनों अलग अलग कलर के हैं, उनको एक साथ अगर फेंका जाए तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सारे को हमको लिखना है। तो यहाँ पर तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ और इसे तुम याद भी करोगे, ये लोग टेबल को याद नहीं करोगे, एक छोटा सा चीज़ याद करोगे, बताऊँगा क्या करना है। कि देखो हो सकता है पहले वाले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे वाले में भी 1 आ जाए, ये पहला पॉसिबल आउटकम है।
हो सकता है पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में 1 ही रहे। हो सकता है इसमें 3 आ जाए, इसमें 1 ही आए। हो सकता है इसमें 4 आ जाए, इसमें 1 ही आए। हो सकता है इसमें 5 आ जाए और इसमें 1 आ जाए। हो सकता है इसमें 6 आ जाए और इसमें 1 आ जाए। तो इस तरीके से हमारे इतने पॉसिबल आउटकम पहले कंडीशन में बने। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इसमें 1 आए लेकिन इसमें 2 आ जाए, इसमें भी 2 आए, इसमें भी 2 आ जाए, इसमें भी 3 आए, इसमें 2 ही रहे, इसमें 4 हो जाए, इसमें 2 रहे। तो इस तरीके से हमारे 2 वाले पूरे आउटकम्स हो गए। वैसे 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले। तो कभी भी अगर हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं, देखो बच्चों, अगर तुम एक डाइस को फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होता है केवल 6 होता है। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम दो पासे को फेंकते हैं ना, तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। ये टोटल 36 आ सकता है। ये मत लिख देना कि अगर दो डाइस को फेंक रहे हैं तो नीचे में 12 हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक डाइस को फेंकोगे तो 6 होगा। अगर तुम दो डाइस को एक साथ फेंकोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा 36 होगा। और अगर तुम 3 डाइस को फेंकते हो तो तुम्हारा पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो 6 टू द पावर 6 हो जाएगा, जिसको हम लोग 216 कहते हैं। सॉरी, 6 टू द पावर 3 हो जाएगा, 6 बोल दिया सर मैंने गलती से। यानी कि अगर एक डाइस है तो बस 6 लिखोगे, अगर दो डाइस है तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो टोटल आउटकम तुम्हें मिल जाएगा। अगर 3 डाइस को एक साथ फेंका गया है तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 3 बार करोगे ना, तब तुम्हें टोटल पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। अगर 4 डाइस को एक साथ फेंका गया है तो फिर 6 का 4 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 6 के पावर में 4 करना पड़ेगा, तब हमें टोटल आउटकम्स मिलेंगे। तो ये है इसका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, ये याद रखना। अब हमसे जो पहला वाला कंडीशन में बोला है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक्स हमको फिल करने हैं, टेबल फिल करना है, इसमें बोला है कि दोनों डाइस में हमारा जो नंबर आए ना, अगर हम उनका सम करें तो वो 2 आ जाए। सम ऑफ 2 डाइस, 2 आने का चांस कितना है? तो 2 कब आएगा भाई? 2 तभी आएगा जब हमारे पास दोनों में 1 और 1 आए। पहले वाले डाइस में भी हमारा जो ब्लू वाला या कौन सा कलर का डाइस है उसमें भी 1 आ जाए और दूसरे वाले में डाइस भी 1 आ जाए, तब जा करके दोनों का सम निकालने पर 2 आएगा। तो ये केवल एक ही बार पॉसिबल है। तुम देखो ना यहाँ पर जो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे, टोटल पॉसिबल 36 हमारे आउटकम्स थे। उसमें से अगर हमारे पास दोनों में 1 और 1 आए, जो कि एक बार हो सकता है ऐसा आएगा, तो हमारे पास हमारा जो सम निकलेगा वो 2 निकलेगा। उसके बाद हमसे कहा गया जो सम निकले ना वो 3 निकले। तो सम 3 कब निकलेगा? या तो पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में 1 आए, या पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आए। तो 2 बार ऐसा चांस है कि हमारे पास जब हम सम करेंगे तो हमारा क्या नाम है, 3 सम निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से जो 4 सम निकल करके आएगा वो कब निकल करके आएगा? जब हमारे पास 3 और 1 हो, या फिर 2 और 2 हो, या फिर 1 और 3 हो, तब इन सभी का जो सम होगा वो 4 हो जाएगा। फिर जो 5 है, अगर हम वो चाहते हैं कि सम में निकल करके 5 आ जाए, तो वो कब निकल करके आएगा? जब हमारे पास 4 1 हो, 3 2 हो, 2 3 हो, या फिर 1 4 हो। तो तुम ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से ना लाइंस बनते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके। तो हमारे पास इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जब हमें सम 2 चाहिए था तो उसकी प्रोबेबिलिटी बस एक बार हो रही थी। जब सम हमें 3 चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 बार हो रही है। जब 4 चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3 बार हो रही है। जब 5 चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 बार हो रही है। तो इस तरीके से जितना भी सम चाहिए ना, उसकी प्रोबेबिलिटी पिछले वाले नंबर की इक्वल हो रही है। जैसे कि अगर 6 चाहिए हमें, अगर सम में 6 चाहिए टोटल मिला करके, तो कब कब होगा? या तो 5 1 हो, या तो 4 2 हो, या तो 3 3 हो, या फिर 2 4 हो, या 1 5 हो। तो 6 जो हमारे पास सम निकल करके आ रहा है वो कब निकल करके आ रहा है? टोटल कितनी बार निकल करके आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 बार निकल करके आ रहा है। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी में ऊपर वाला नंबर लिखेंगे वो 5 लिखेंगे। तो ऐसे ही करके ये 7 तक जाएगा और उसके बाद फिर से उल्टा घूमते जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारा 3 सम कब कब होगा? मैं यहाँ पर को पेंसिल से इसको बना के दिखाता हूँ। मेरा पेंसिल कहाँ चला गया? छोटू सा पेंसिल है, घुस जाता है कहीं भी। कहाँ गया भाई? जल्दी से मिल जा। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर देखो 3 कब कब होगा? जब हमारे पास 2 चांसेस है। तो ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे में 36 लिखेंगे, और इसको कट करोगे तो 1/18 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। 4 कितने बार में होगा? तुमने जैसे बताया कि 3 ऊपर में लिखो 4 के लिए, और नीचे में तो 36 ही लिखो क्योंकि टोटल आउटकम 36 है। तो ये 1 में हमारा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कट कर लिया। वैसे 5 कितने बार होगा? तो हमारे पास ऊपर में हम 4 लिखेंगे और नीचे में हम लोग 36 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/9। 6 के लिए ऊपर में 5 लिख दो, नीचे में 36 लिख दो, ये कटे नहीं होगा तो इतना ही रह जाएगा। 7 के लिए ऊपर में 6 लिखो और नीचे में हमारे पास 36 लिख दो, तो ये 1/6 हो जाएगा। 8 के लिए अब चीज़ें वापस घूमने जाएंगी। 8 में क्या होता है ना कि हमारे पास 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिनको हम प्लस करें तो 8 निकल करके आता है। तुम चाहो तो इसमें चेक भी कर सकते हो। ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल को अगर तुम देखोगे यहाँ पर 8 कब कब निकल करके आएगा?
8 निकल कर के आएगा अगर 6 और 2 हो तब, 5 और 3 हो तब, 4 4 हो तब, 3 5 हो तब, या 2 और 6 हो तब। तो टोटल 5 टाइम ऐसा हो रहा है जब हमारा सम जो है वो 8 निकल करके आ रहा है। तो 8 के लिए हमारा 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर 9 के लिए पूछा जाए तो 5 से कम हो जाएगा। जैसे देखो 9 के लिए 6 और 3 होगा, 5 4 होगा, 4 5 होगा और 3 6 होगा, तो 1 2 3 4 हो जा रहा है। तो 9 के लिए हमारे पास ऊपर में 4 लिखेंगे और नीचे में 36 लिखेंगे। अगर 10 पूछा जाए कि 10 कब कब आ सकता है, तो देखो 6 4 में आएगा 10, 5 5 में 10 हो जाएगा और 4 6 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो 3 बार हमारा करते हैं तो हमारा 10 यानी कि सम निकल करके आ रहा है। तो इसके लिए 3 हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 7 तक तो हमारा इस तरीके से चलेगा, फिर 8 और उसके आगे हमारे पास उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 वाले के लिए जैसे मैंने बताया 4 बाई में 36 लिखो और यही फिर हमारा 1 बाई में 9 बन जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 बाई 9 हुआ था। वैसे 10 के लिए अब 3 बाई में 36 लिखो और ये हमारा 1 बाई में 12 हो जाएगा। और 11 के लिए 2 बाई में 36 लिखो और ये हमारा 1 बाई में 18 हो जाएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। बाकी इधर तो हमारे पास 1 बाई में 36 ये देवे किया है। जो 12 है वो केवल एक ही चांस है, 6 और 6 दोनों में अगर आ जाए तब दोनों का सम 12 होता है। तो 1 बाई में 36 हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से तुम्हारा ये 22 वाला क्वेश्चन निपटेगा। इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें तुमने देखो ये सब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुम्हारा ये चीज़ काम आएगा कि जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होता है। जो तुमने यहाँ पर अभी सीखा ना वही तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आएगा। बाकी इसका कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाला। दूसरा चीज़ बोला है कि एक स्टूडेंट ने ये आर्गू किया है कि भैया 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल हमारे पास, 2 से लेकर के 12 तक हमारे टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसलिए सभी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/11 होगा। तो क्या तुम इस एग्री करते हो इस आर्गूमेंट से? तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। गधेड़ू स्टूडेंट है जो भी बोल रहा है 1/11 होगा, क्योंकि हमने सॉल्व करके देख लिया। किसी का 1/18 हो रहा है, किसी का 1/12 हो रहा है, किसी का 1/9 हो रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है सभी का वो 1/11 नहीं है। इसलिए उसका जो आर्गूमेंट होगा वो गलत होगा। तो जो भी जिस टाइप से भी तुम इसको बना करके लिखना चाहो अपने स्टेटमेंट में बना करके लिख सकते हो। तो 22 नंबर का बेटा ये कॉन्सेप्ट था। मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया, बुक में इसका आंसर भी समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गेम वाले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि थोड़ा गेम चेंजिंग भी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। यानी कि गेम है जिसमें हम 1 रुपी के कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हम उसके आउटकम्स को नोट भी कर रहे हैं। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। यानी कि हनीफ विन, अगर वो हनीफ जीतेगा, अगर जो टॉस करे हम लोग ना और वो सभी में सेम रिजल्ट आए तब हनीफ जीत सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि जब ऊपर फेंका जाए 3 बार और तीनों बार सेम टू सेम रिजल्ट आ जाए, यानी कि मान लो हेड आ रहा है तो तीनों बार हेड हेड आ जाए, या फिर टेल आ रहा है तो तीनों बार टेल टेल आ जाए, तो फिर ये बच्चा जो है हनीफ वो जीत जाएगा। या यहाँ पर लिखा भी है कि 3 हेड्स या फिर 3 टेल आ जाए तब वो जीतेगा। एंड लॉस अदरवाइज, और बाकी जितने भी चीज़ें आ जाए, मान लो 2 बार हेड आया लेकिन 1 बार टेल आ गया तो भी हार जाएगा। हो सकता है 2 बार टेल आ जाए 1 बार हेड आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में वो हार जाएगा। जीतेगा तभी जब तीनों में सेम चीज़ें आए। तो यहाँ पर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। आपको ये बताना है कि हनीफ हार जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका, चलो मैं तुम्हें कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि अगर हम एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो ये हो सकता है बेटा कि तीनों में हमारा हेड 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 आ जाए। ठीक है, ये पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है, दुनिया है। तीनों में हेड 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 आ जाए, ये पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि तीनों में हमारा टेल 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 आ जाए और हनीफ जो है वो जीत जाए। यही 2 चांस है जब हनीफ जीतने वाला है। इसके बाद अब मैं जितनी भी चीज़ें लिखूंगा उसमें हनीफ नहीं जीतेगा। जैसे कि हो सकता है कि पहले वाले में हमारा हेड और हेड हो और दूसरे वाले पहले दूसरे में हेड आ जाए, यानी एक बार उछाले तो हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, लेकिन तीसरे बार हमारा टेल आ जाए, इसमें बेचारा हनीफ हार जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, तो भी बेचारा हनीफ क्या होगा, हार जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि पहले वाले में हनीफ के पास टेल आ जाए, दूसरे वाले में हमारे पास हेड है और फिर से हेड आ जाए, तो भी बेचारा हनीफ वो हार जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि पहले वाले में भी हमारे पास टेल हो, दूसरे वाले में भी टेल हो, लेकिन तीसरे वाले में हेड आ जाए, तो भी बेचारा हार जाएगा। उसके अलावा और क्या पॉसिबल है, जैसे यहाँ पर हमने एच टी एच लिखा था, वैसे ही हम लोग लिखेंगे टी एच और टी, यानी कि पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, लेकिन फिर तीसरे वाले में हमारे पास टेल आ जाएगा, तो भी हार जाएगा। इसके अलावा और क्या आ सकता है पॉसिबल आउटकम्स, और यहाँ पर हमारे पास एच टी टी हमने लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक और पॉसिबल है। जैसे हमने यहाँ पर टी एच एच लिखा है, उसी तरीके से एच टी टी भी हो जाएगा, हेड आ जाएगा, फिर टेल आ जाएगा, फिर टेल आ जाएगा, तो इस कंडीशन में भी हनीफ हार जाएगा।
तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख दिए। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये टोटल आउटकम्स जो हो रहे हैं वो हमारे पास 8 हो रहे हैं। और हनीफ विल लॉस, हनीफ इनमें से कितने में हारेगा? इसमें से हनीफ जो है वो हार जाएगा कितने बार में? तो बस 2 बार तो हनीफ जीत सकता है, बाकी जो हमने 6 टाइम्स लिखे हैं उसमें तो हनीफ हारने वाला है, तो 6 टाइम्स वो हार सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी होगा इसके हारने का, हनीफ के हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नीचे में हो जाएगी 8 टोटल आउटकम्स, और वो उसमें से 6 बार हार सकता है तो ऊपर में 6 हो गया, इसको कट करेंगे तो 3 डिवाइड बाई में 4 हो जाएगा उसके हारने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये भी याद रखना कि जब 3 टाइम्स किसी भी एक कॉइन को उछाला जाता है तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बता भी दिया कौन कौन से होते हैं। चलो जो अगला क्वेश्चन है वो बनाया जाए। तो देखो 24 वाले में कहा गया है कि एक डाई को हम अगर थ्रो करते हैं, अगर हमें पासे को फेंकते हैं तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा कितना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना कि एक डाइस को हम लोग 2 बार फेंक रहे हैं, ट्वाइस फेंक रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़रूरी है। तो हमसे बोला गया है बताइए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 के नहीं आने का जो चांसेस है वो कितना होगा, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 कम से कम एक बार आ जाए, इसकी चांसेस कितनी है। ये 2 चीज़ें हम लोगों से पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस एक दूसरे का उल्टा कर दिया है, एक विल वाला है और एक नॉट वाला है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। जरूरी चीज़ इसमें यह है कि जब हम लोग एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो उसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा ना वो कितना होगा, वो भी हमारा 36 ही होगा। अगर तुम लोग देखो हिंट भी में बताया गया है कि थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस, यानी कि अगर एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हो और अगर हम 2 डाइस को साथ में फेंकते हैं ना तो दोनों सेम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे हमने सीखा ना भी वो वाला क्वेश्चन में जो 22 वाला था कि 2 डाइस को फेंक रहे थे साथ में, तो अगर एक ही डाइस को 2 बार फेंक रहे हो और वहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स अगर तुम देखो तो जितना वहाँ अलग अलग 2 डाइस को फेंकने पर होता है वही यहाँ पर भी होता है, दोनों सेम चीज़ें होती हैं, बस हमारे पास 2 डाइस नहीं है इसीलिए हम एक ही डाइस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोगों से पूछा है कि 5 विल नॉट कम, तो पहले तो ये पता करते हैं कि 5 हमारा कब कब आ सकता है। अगर 2 डाइस को हम फेंके तो हमें ये तो पता है, यानी एक ही डाइस को अगर 2 बार फेंके तो हमें ये तो पता चल गया कि टोटल हमारे पास 36 आउटकम होता है, लेकिन एटलीस्ट हमारा 5 आ जाए ये कितने बार चांसेस है, चलो ये पता कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से लिख लो कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तुम्हारा 36 होगा, लेकिन हम अगर ये पता कर लें कि 5 कब कब आ सकता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल हमारे आने के चांसेस कितने हैं। तो नहीं आने के चांसेस हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। देखो आने के चांसेस कम होते हैं ना, अगर 5 हम देखें आने के चांसेस उतने सारे नंबर्स में वो कम होगा और नहीं आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कब कब नहीं आएगा अगर ये लिखोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि कब कब 5 आ सकता है बस ये पता कर लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए, तो भैया 5 आ जाएगा। हो सकता है कि पहले वाले में हमारे पास 2 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए, तो भी 5 आ जाएगा। हो सकता है हमारे पास पहले वाले में 3 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए, या फिर हो सकता है हमारे पास पहले वाले में 4 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए, या हो सकता है हमारे पास पहले वाले में भी 5 आ जाए, दूसरे वाले में भी 5 आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास इतना पॉसिबल आउटकम हो गया। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए, ये भी तो चांस है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। या और क्या चांस है कि पहले वाले में हमारे पास 1 आ जाए, पहले वाले में 5 आ जाए और दूसरे वाले में 1 आ जाए, ये एक आउटकम है, ये भी एक पॉसिबल चीज़ है। हो सकता है पहले वाले में 5 आ जाए, दूसरे वाले में हमारे पास 2 आ जाए। जैसे दूसरे वाले में इस बार हमने 5 5 5 का लिखा, वैसे अब हम लोग पहले वाले में 5 5 लिखेंगे और दूसरे वाले में हम लोग नंबर बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है पहले वाले में 5 आ जाए और दूसरे वाले में हमारे पास 3 आ जाए। हो सकता है पहले वाले में 5 आ जाए और दूसरे वाले में हमारे पास 4 आ जाए। ये वाले को दोबारा नहीं लिखेंगे। देखो 5 5 लिख दिए है ना, तो इसको इधर लिखना और इसको उधर लिखना, दोनों एक ही में काउंट हो जाता है। अब हमें थोड़ी पता है कि पहला वाला और दूसरा वाला कितना है, तो एक बार अगर आपने 5 और 5 लिख दिया है तो दोबारा उसको नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर हो सकता है पहले वाले में 5 आ जाए और दूसरे वाले में 6 आ जाए। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अब कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं व्हेन 5 कम्स, ठीक है, व्हेन 5 कम्स, ये कितना हो रहा है भाई, तो ये टोटल हमारे पास 11 हो जा रहा है। अब आप लोगों को करना है पहला वाला प्रोबेबिलिटी, और पहले वाले प्रोबेबिलिटी में ये बोला गया था कि 5 कब नहीं आएगा, ठीक है, 5 विल नॉट कम अप। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कब नहीं आएगा, टोटल 36 टाइम में से 11 टाइम तो हमारा 5 आ जा रहा है, एक कम से कम एक बार। तो 36 में अगर हम 11 माइनस करें, ठीक है, इसलिए 5 विल
नॉट कम, 5 नहीं आएगा। कब कब नहीं आएगा? तो टोटल 36 में से 11 टाइम माइनस कर दो, क्योंकि 11 टाइम तो 5 आ जा रहा है, तो हमारे पास ये 25 हो जाएगा, यानी कि 5 विल नॉट कम इक्वल टू 25 हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा इस वाले इवेंट का, तुम चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में बस ई लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि एग्जाम में अगर टाइम हो तो पूरा लिख दो, नहीं तो बस ई भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। तो नीचे में हम लिखेंगे 36 और नहीं आने का चांस है 25 टाइम, तो 25/36 हमारा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे वाले का, जिसमें बोला गया था 5 विल कम, 5 विल कम्स अप, हमारे पास जो 5 है वो निकल करके कितने बार आ रहा है? वो 11 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 11 बार हमारे पास 5 ऊपर आ जा रहा है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना हो जाएगा? तो नीचे में फिर से 36 और ऊपर में 11 लिख दो, और ये भी कट नहीं हो रहा, तो ये भी फाइनल आंसर और ये भी हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करना अगर एग्जाम में आ जाए तो। चलो आगे बढ़ते हैं, और जो अगला एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 25th वाला, उसे भी डिटेल में समझ करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रू फॉल्स की तरह क्वेश्चन है, आपको इसे समझ करके बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ठीक है, पहले वाले में हमसे बोला गया है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली, अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, और वन ऑफ ईच, यानी कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, एक में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए। तो पहला चीज़ तो यहाँ पर जो 3 लिखा है यही गलत है भैया। अगर दो कॉइन को तुम साथ में उछालोगे ना, तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। क्या क्या होता है? या तो दोनों में हेड आ जाए, या तो दोनों में टेल आ जाए, या तो पहले वाले में हेड दूसरे में टेल, या तो पहले वाले में टेल दूसरे में हेड। तो पहला चीज़ तो यहीं पर ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट कि 3 पॉसिबल आउटकम्स लिखा था, जबकि हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और इसके आगे बोला गया कि देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स आर प्रोबेबिलिटी 1/3। और ये जो तीन हम ये इसने जो अपने हिसाब से कहा है कि 3 जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 1/3 हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम हेड और हेड का आउटकम्स का देखें, जैसे अगर ये जो 3 हमसे आउटकम्स बोला गया है, मान लो कि यहाँ पर ये 4 में से 3 के बारे में ही बात कर रहा है, तो अगर हम फिर भी देखें कि 2 हेड के आने के कितने चांसेस हैं, तो 2 हेड के आने के इसके अकॉर्डिंग चांस है 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/3 है। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 हेड एक बार आ रहा है टोटल 4 टाइम में, तो अगर 2 हेड का मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही इसका खेल खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये गड़बड़ी स्टेटमेंट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट तुम्हें दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, या फिर इन दोनों में से अगर हम लोग इसको देखें कि इनको चलो एक बार कंसीडर कर लिया जाए, यानी कि इसने जो 3 बोला भी था, तो हो सकता है इन दोनों को मिला करके बोला हो, तो भी अगर इन दोनों को मिला करके हम लोग यहाँ पर देखें तो ये टोटल 4 में से 2 बार आ रहे हैं, तो 2/4 हो जाएगा इनको मिला करके। 2/4 को भी सॉल्व करोगे तो 1 में ही 2 आएगा, 1/3 तो यहाँ भी नहीं आ रहा है। वैसे टेल का अगर हाल देखो तो ये भी हमारा टोटल 4 में से 1 टाइम आ रहा है, तो 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी है, और जो लास्ट वाले का प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों को हम अलग अलग बोले, यानी कि इकट्ठा मिला करके भी अगर बोले, तो भी वो 1/2 बन रहा है, 1/3 नहीं बन रहा है। कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट फालतू का है, गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 पॉसिबल आउटकम है क्या पासे को फेंकने पर? इसमें बोला गया है कि एक ऑड पॉसिबल आउटकम है और या तो एक इवन वाला है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है कि भाई जब हम पासे को फेंकते हैं तो या तो ऑड नंबर आता है या तो इवन नंबर आता है। ऑड में कौन कौन आता है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये ऑड नंबर आ सकते हैं। या फिर इवन नंबर में हमारा 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, तो वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि अगर हम एक पासे को फेंकें तो 2 टाइप के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ऑड और इवन। अब हमसे बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी होगा गेटिंग एन ऑड नंबर का वो 1/2 होगा, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखो टोटल तो 6 आउटकम्स होते हैं, हम जानते हैं, उसमें से ऑड कितने कितने हैं? तो एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है, तो 3 ऑड नंबर है, तो ऊपर में हम 3 लिखेंगे और कट करेंगे तो 1/2 आ जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, इसलिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहीं पर हमारा बेटा ये एक्सरसाइज अब होता है खत्म। एक्सरसाइज के साथ तुम्हारे क्लास 10th का पूरा सिलेबस भी होता है खत्म। अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस वाली लाइव क्लासेस में। तुम लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, डेली शाम को 8 बजे 7 बजे के आसपास मैं करूँगा लाइव क्लासेस, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके नोट्स वगैरह तुम लोग जा करके हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक मैंने पहले बताया तुम्हें मिला हुआ है। और तुम्हारे सामने एक बुक का रेफरेंस भी आ रहा होगा, उस बुक से तुम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस में। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।